ग्लासेस मैन इंस्टेंटली डिफेंसिव हो गया और ऑकवर्डली डिनाई करने लगा कि वो बिल्कुल भी स्केर्ड नहीं है। ब्लू हेयर्ड विलन ने उससे आर्ग्यू करने की भी बॉदर नहीं की। इंस्टेड उसने कैजुअली एडमिट किया कि वो भी प्रोफेसर से हेट करता है, लेकिन रियलिस्टिकली ऑर्डर्स ओबे करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। हाउएवर एरिया के अराउंड ग्लांस करने के बाद वो सडनली सस्पिशियस हो गया। मैसेज के अकॉर्डिंग अब तक सबको वहां गैदर हो जाना चाहिए था, फिर भी सेवरल पीपल अब भी मिसिंग थे। उसी वक्त नियर बाय डार्कनेस से हाई हील्स की शार्प साउंड स्लोली एको होने लगी। ग्लासेस गाय ने इमीडिएटली अस्यूम कर लिया कि फाइनल पर्सन अराइव कर चुका है और कैजुअली शैडोज की तरफ वॉक करते हुए इम्पेशेंटली बोला कि जल्दी करो बिफोर प्रोफेसर डिलेज की वजह से अपना माइंड लूज कर दे। मीनवाइल ब्लू हेयर्ड विलन के इंस्टिंक्ट सडनली स्क्रीम करने लगे कि कुछ रॉन्ग है। उसे रियलाइज हुआ कि अप्रोचिंग फिगर से वो बिल्कुल भी माना सेंस नहीं कर पा रहा था। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया एज ही अर्जेंटली ग्लासेस मैन को वार्न करने लगा कि वो आगे मूव करना स्टॉप करे, लेकिन वो बहुत लेट रिएक्ट हुआ। अचानक एक हॉरिफाइंग स्क्रीम डार्कनेस को टीयर करते हुए गूंजी, इंस्टेंटली सबको एज पर डाल दिया। फिर एक ब्लड कवर्ड हैंड शैडोज के अंदर से फ्लाइंग आउट हुआ बिफोर ग्राउंड पर क्रैश कर गया। विलन्स हॉरर में फ्रीज हो गए एज एक वुमन स्लोली डार्कनेस से बाहर स्टेप हुई, वाइल कामली ग्लासेस मैन का सेवर्ड हेड एक हैंड में होल्ड किए हुए थी। पैनिक इंस्टेंटली ग्रुप में स्प्रेड हो गया एज वो डिमांड करने लगे कि आखिर वो हेल कौन है। वुमन बिना स्लाइटेस्ट फियर या हेजिटेशन के उनकी तरफ वॉक करती रही। उसकी वॉइस डिस्टर्बिंगली काम थी एज शी रिमार्क्ड कि जब वो लोग केओस में ड्राउन हो रहे थे, अपेरेंटली वो खुद पूरे टाइम पीस में ड्राउन हो रही थी। फिर उसने विलन्स को कंप्लीट इंडिफरेंस के साथ स्कम कहकर ग्रीट किया, जैसे उनकी डेथ्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हों। सीन फिर वंस अगेन एक दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हुआ जहां जियोमा और अल्तायर फाइनली क्लाडी के रेजिडेंस के नियर अराइव हो चुके थे। वुड्स के डीप अंदर हिडन एटमॉस्फेयर अननेचुरली कोल्ड और साइलेंट फील हो रहा था। डार्कनेस के थ्रू मूव करते हुए अल्तायर सडनली रिमार्क करने लगा कि जियोमा एक अनयूजुअली पेक्यूलियर यंग मैन है। स्टेटमेंट सुनकर जियोमा स्लाइटली कंफ्यूज्ड लगने लगा तो अल्तायर ने कामली और एलैबोरेट किया। उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोगों से वो अपनी लाइफ में मिला है उनमें जियोमा ही अकेला इंसान है जिसे वो जेन्युइनली रीड नहीं कर पाता। चाहे वो उसे कितना भी ऑब्जर्व करे, वो कभी फिगर आउट नहीं कर पाता कि जियोमा एक्चुअली कौन है या उस डार्क आईज के पीछे किस तरह के थॉट्स हाइड होते हैं। अल्तायर के प्रोफेशन और लोगों को रीड करने के एक्सपीरियंस को देखते हुए सिर्फ ये बात ही नॉर्मल से काफी ज्यादा कह देती थी। जियोमा बस साइलेंटली उसे स्टेयर करता रहा वाइल अल्तायर उसका एक्सप्रेशन स्टडी करता रहा। उसके अकॉर्डिंग जियोमा की पिच ब्लैक आईज कंप्लीटली एम्प्टी लगती थी, ऑलमोस्ट जैसे उसकी इमोशंस, डिजायर्स और इवन ह्यूमैनिटी तक कार्व आउट करके रिप्लेस कर दी गई हो किसी और कोल्ड, शार्प और लाइफलेस चीज से, बिल्कुल कोल से फोर्ज ब्लेड की तरह। फिर सडनली अल्तायर ने उससे एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा अबाउट आखिर ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच असली डिफरेंस क्या होता है। जियोमा साइलेंट रहा उसके कंटिन्यू करने का वेट करते हुए। फिर अल्तायर ने क्वाइटली अपना आंसर रिवील किया। उसके अकॉर्डिंग ट्रू मॉन्स्टर्स वो क्रीचर्स होते हैं जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो अब भी ह्यूमन है। खुद पर डायरेक्टेड ये कंपैरिजन सुनकर जियोमा ने क्वेश्चन किया कि इस सब का उनकी करंट मिशन से क्या रिलेशन है। अल्तायर ने इमीडिएटली आंसर नहीं दिया। इंस्टेड वो बस सेवरल लॉन्ग सेकंड्स तक फॉरेस्ट के ऊपर हैंगिंग मून को साइलेंटली स्टेयर करता रहा बिफोर फाइनली जियोमा को एक सिंपल चीज बोली, अब से जो भी हो उसे कभी मॉन्स्टर नहीं बनना चाहिए। जैसे ही वो वर्ड साइलेंस में सेटल हुए, अल्तायर ने लाइटली अपनी केन ग्राउंड के अगेंस्ट टैप की। इंस्टेंटली सराउंडिंग शैडोज से 8 एलीट ऑडिटोर्स इमर्ज हुए, बिल्कुल गोस्ट की तरह जो डार्कनेस से मटीरियलाइज हो रहे हों। जियोमा ने इमीडिएटली नॉक्स को उनके बीच स्टैंडिंग नोटिस किया और रिमेंबर किया कि अल्तायर ने पहले मेंशन किया था कि ये सिसिली के फाइनेस्ट एलीट्स हैं, द एब्सोल्यूट पिनेकल ऑफ द नाइट आर्ट्स। फिर अल्तायर का एक्सप्रेशन कंप्लीटली हार्डन हो गया एज उसने अपना कमांड इशू किया। हाउस ऑफ ऑर्डर के नाम पर ऑडिटोर्स को करप्टेड लोगों पर जजमेंट पास करने का ऑर्डर दिया गया। सीन फिर विलन्स की तरफ रिटर्न हुआ, जैसे ग्लासेस मैन का सेवर्ड हेड अचानक हवा में फ्लाइंग थ्रू आया बिफोर उनके सामने ग्राउंड पर क्रैश कर गया। ग्रुप इंस्टेंटली टेंशन में फ्रीज हो गया, जबकि मेडिया कामली फॉरवर्ड स्टेप हुई, कैजुअली ये काउंट करते हुए कि अब क्रश करने के लिए कितनी फ्लाइज अभी बची हुई हैं। उसी मोमेंट उसकी ट्रू आइडेंटिटी पेनफुली क्लियर हो गई। वो सेज मेडिया थी, एक वेटरन जो काउंटलेस वॉर्स और बैटलफील्ड सर्वाइव कर चुकी थी, वाइल अपने 20s में लगने वाली वुमन के अपीयरेंस के पीछे हाइड करती रही। ऑरेंज हेयर्ड विलन्स में से एक ने इमीडिएटली अपनी माना रिलीज की और दूसरों को वार्न किया कि वो उसके अपीयरेंस से फूल ना हो। उसके अकॉर्डिंग मेडिया बस एक ओल्ड फॉसिल थी जो 40 इयर्स से बैटलफील्ड पर स्टेप तक नहीं रखी थी। फिर एरोगेंट कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपने मास्टर द्वारा सपोजिडली ग्रांटेड पावर को शो ऑफ किया बिफोर रेकलेसली सीधा उसकी तरफ चार्ज कर गया। मेडिया बस उसके कॉन्फिडेंस से इंट्रीग लग रही थी। हवा में एक थिन ग्रीन लाइन फ्लैश हुई एज शी कामली अपनी फिस्ट प्रिपेयर कर रही थी। अगले ही इंस्टेंट विलन का बॉडी क्लीनली 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। उसका अपर बॉडी फॉल भी नहीं कर पाया था कि मेडिया ने अपना लेग रेज किया, सेवर्ड कॉर्प्स को उसके अगेंस्ट कैच किया और ब्रूटली उसे ग्राउंड में स्लैम कर दिया। उसी वक्त उसका ऑरा टेरिफाइंग फोर्स के साथ आउटवर्ड एक्सप्लोड हुआ। सिर्फ प्रेशर की वजह से पूरा स्ट्रक्चर वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा, जबकि उसके नीचे वाला विलन इतना थरोली ब्लडी मेस में क्रश हुआ कि कुछ रिकॉग्नाइजेबल तक नहीं बचा। सर्वाइविंग विलन्स सिर्फ हॉरर में माउथ्स ओपन किए
उसे स्टेयर कर पा रहे थे। 7 स्टार्स में मेडेया ही अकेली थी जिसके पास कोई डिफाइंड रोल या टाइटल नहीं था और वही चीज उसे अब नॉर्मल बनाती थी। उसका दूसरा नाम था टायरेंट मेडेया। वायलेंस से बर्निंग ब्लडशॉट आइज के साथ उसने बस नेक्स्ट विक्टिम डिमांड किया। एक फैट विलन डेस्परेटली पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगा लेकिन वो उसे टच भी नहीं कर पाया था कि सडनली एक ब्लू फ्लैश डार्कनेस को टेयर कर गया। अगले सेकंड उसका बॉडी क्लीनली हाफ में स्प्लिट हो गया। सीगफ्रीड कामली नियर बाय अपीयर हुआ व्हाइल कैजुअली रिमार्क करते हुए कि मेडेया अब भी फाइट्स में कभी होल्ड बैक नहीं करती। मेडेया बेयरली रिएक्ट हुई, बस ये कमेंट करते हुए कि उसे अराइव करने में काफी टाइम लग गया। रिमेनिंग विलन्स कंप्लीटली अपना कंपोजर लूज कर गए आफ्टर रियलाइजिंग कि स्वॉर्ड एम्परर खुद भी वहां प्रेजेंट है। सीगफ्रीड ने ब्रीफली मेडेया के आउटफिट को नोटिस किया और क्वाइटली रिमार्क किया कि इतने सालों बाद भी उसने वो क्लोथ्स डिस्कार्ड नहीं किए। ये सुनते ही मेडेया को ब्रीफली वो बैटलफील्ड याद आया जहां वो दोनों 4 डेकेड्स पहले साथ लड़े थे अलॉन्ग विद काउंटलेस कॉमरेड्स जो वॉर में लूज हुए थे। उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली डार्क हो गया एज शी एडमिटेड कि उसने कभी उन सबको फॉरगेट नहीं किया। मीनवाइल ब्लू हेयर्ड विलन दूसरों पर स्नैप करने लगा। उन्हें ल्यूनेटिक्स बोलते हुए डिमांड किया कि पैनिक करना बंद करें और अपनी माना रिलीज करें, लेकिन मेडेया ऑलरेडी सारी पेशेंस लूज कर चुकी थी। वो बिना हेजिटेशन के उनकी तरफ चार्ज हुई लाइक एक टायरेंट जो वंस मोर बैटलफील्ड पर अनलीश हो चुका हो। सीन फिर क्लैडी के रेजिडेंस की तरफ शिफ्ट हुआ। बाहर स्टेशनड एक नाइट ने सडनली नोटिस किया कि लैंप्स में से एक बंद हो गया है। अनॉयड होकर वो उधर वॉक करने लगा व्हाइल खुद से ग्रम्बल कर रहा था कि पूरी रात ऑन रहने के बावजूद लैंप्स इतनी जल्दी बर्न आउट कैसे हो जाते हैं। वो कंप्लेन करने लगा कि लॉर्ड क्लैडी के पास एंडलेस वेल्थ है फिर भी इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस पर स्टिंजी एक्ट करता है जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नाइट एम्प्लॉय हुआ है या कोई डैम इलेक्ट्रिशियन। जैसे ही उसने फाइनली लैंप फिक्स किया उसका हेड साइलेंटली उसके बॉडी से सेपरेट हो गया। कॉर्प्स कोलैप्स भी नहीं हुआ था कि अनसीन असेलेंट ऑलरेडी डार्कनेस में वैनिश हो चुका था। जैसे ही सेवर्ड हेड ग्राउंड पर रोल हुआ जियोमा कामली उसके पास से अल्टेयर के साथ वॉक करता हुआ गुजरा जैसे वो सीन उसके लिए एब्सोल्युटली कुछ भी मैटर नहीं करता हो। नियर बाय नाइट्स में से एक ने फाइनली उनकी अप्रोच नोटिस की और इमीडिएटली दूसरों को वार्निंग शाउट की जिनमें से ज्यादा लोगों को अब तक आइडिया भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अल्टेयर ने कोल्डली ऑडिटोर्स को पाथ क्लियर करने का ऑर्डर दिया। इंस्टेंटली असैसिन्स दोनों साइड्स पर पोजीशन लेते हुए साइलेंटली जियोमा के लिए वे मेक करने लगे। नाइट्स ने इमीडिएटली रियलाइज कर लिया कि इम्पॉसिबल चीज हो चुकी है। ऑडिटोर्स कंपाउंड के अंदर ब्रीच कर चुके थे। जियोमा ने स्लोली अपनी आईज क्लोज की और बिना हेजिटेशन के फॉरवर्ड वॉक करता रहा। नाइट्स का पहला ग्रुप डायरेक्टली उसकी तरफ चार्ज हुआ लेकिन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस तक पहुंचने से पहले ही ऑडिटोर्स ने इंस्टेंटली उन्हें पीसेस में रिड्यूस कर दिया। जियोमा एक बार भी स्लो हुए बिना कंटिन्यू वॉकिंग करता रहा। कुछ मोमेंट्स बाद नाइट्स की एक और वेव उस पर रश हुई सिर्फ एग्जैक्ट सेम फेट मीट करने के लिए। उसके अराउंड बॉडीज कार्व अपार्ट होती रही व्हाइल जियोमा स्लॉटर के थ्रू कंप्लीटली अनफेज्ड कामली एडवांस करता रहा। एक डेस्परेट नाइट अकेला फॉरवर्ड लंज हुआ और डायरेक्टली जियोमा की तरफ सोर्ड एम की लेकिन ब्लेड क्लोज आने से पहले ही ऑडिटोर्स ने थ्रेट इरेज कर दिया। उस पॉइंट पर रिमेनिंग नाइट्स टेरर में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गए। कुछ लोग कंपाउंड के अंदर हेल्प के लिए स्क्रीम करते हुए फ्ली करने लगे। जियोमा ने स्लोली अपनी आईज दोबारा ओपन की सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके अराउंड हर सिंगल नाइट ऑलरेडी डेड पड़ा है। वो बैटलफील्ड क्रॉस कर चुका था बिना पर्सनली स्लाइटेस्ट रेजिस्टेंस फेस किए। मैसेकर को इतनी एफर्टलेसली अनफोल्ड होते देखकर अल्टेयर क्वाइटली रिमार्क करने लगा कि ऑपरेशन कितना भी क्लासिफाइड हो काउंसिल के एल्डर को एग्जीक्यूट करना अब भी कोई स्मॉल मैटर नहीं है। जियोमा ने फिर क्वेश्चन किया कि अनडिनाइबल प्रूफ होने के बावजूद भी इतने मैसिव रिस्क्स इन्वॉल्व्ड होते हुए क्या अल्टेयर सच में बिल्कुल कंसर्न फील नहीं करता। अल्टेयर ने कामली एक्सप्लेन किया कि हाउस ऑफ ऑर्डर करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए एग्जिस्ट करता है। अब जब उनके पास अनडिनाइबल एविडेंस है मूव रिफ्यूज करना खुद एक ग्रेटर क्राइम बन जाएगा। बिसाइड्स दैट जियोमा की प्रेजेंस सब कुछ चेंज कर देती है। जब फ्यूचर सक्सेसर ऑफ द 7 स्टार्स उनके साइड में खड़ा हो तब उनके पास फियर करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसी वक्त नॉक्स सडनली अपीयर हुआ और रिपोर्ट दिया कि एवरी यूनिट ऑलरेडी क्लैडी के ऑफिस एरिया में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। ग्रुप फाइनली रेजिडेंस के डीप अंदर हिडन एक लार्ज डोर के सामने अराइव हुआ। अल्टेयर ने पूछा क्या वो रूम ट्रूली टारगेट लोकेशन है और नॉक्स ने इमीडिएटली कंफर्म कर दिया। स्टिल अल्टेयर क्वाइटली नोट करने लगा कि अंदर की साइलेंस अननेचुरली फील हो रही है। फिर सब लोग साइलेंटली जियोमा की तरफ टर्न हुए उसके नेक्स्ट मूव का वेट करते हुए। खुद को मेंटली स्टील करने के लिए एक मोमेंट लेने के बाद जियोमा ने स्लोली अपने हैंड्स डोर के अगेंस्ट प्लेस किए। फिर बिना हेजिटेशन के उसने फाइनली डोर पुश ओपन कर दिया। जैसे ही वो लोग क्लैडी के ऑफिस में एंटर हुए पूरा रूम अननेचुरली साइलेंट फील हो रहा था। RN और सिर्फ एटमॉस्फेयर ही सबको इंस्टेंटली एज पर डालने के लिए इनफ था। अचानक एलीट ऑडिटोर्स में से एक पैनिक में अल्टेयर की तरफ स्टंबल करता हुआ आया अपना ब्रोकन आर्म क्लच किए हुए। अल्टेयर ने कामली उसे सेटल डाउन होने और एक्सप्लेन करने का ऑर्डर दिया कि क्या हुआ। असैसिन दूसरों के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फिनिश भी नहीं कर पाया था कि उसका फेस सडनली ट्विस्ट और डिफॉर्म होने लगा बिफोर उसका अपर बॉडी उनके सामने ही एक्सप्लोड अपार्ट हो गया। वो हॉरिफाइंग साइट इंस्टेंटली रूम के सब लोगों को शॉक कर गई। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर लाइट्स फ्लिकर होते हुए ऑन हुई रिवीलिंग एक ग्रूसम सीन। 8 एलीट ऑडिटोर्स में से 7 ऑलरेडी डेड थे। नॉक्स इमीडिएटली डिसबिलीफ में अपने फॉलन कॉमरेड्स को देखकर शाउट करने लगा लेकिन अल्टेयर ने शार्पली उसे अपनी इमोशंस सप्रेस करने का ऑर्डर दिया। इवन सो जियोमा क्लियरली
क्लियरली देख सकता था कि अल्तायर खुद भी बेयरली अपना रेज होल्ड बैक कर रहा है। फिर सेवरल फिगर्स स्लोली शैडोज से बाहर स्टेप हुए, कैजुअली सामने के सीन पर अपलॉड करते हुए। उनमें से एक ने मॉकिंगली अल्तायर को प्रेज किया कि इतनी स्लॉटर विटनेस करने के बाद भी वो अब तक अपने सबऑर्डिनेट को इमोशंस हाइड करने बोल रहा है, सार्कास्टिकली वंडर करते हुए कि क्या ऑडिटोर्स का लीडर किसी भी चीज को फील करने के इनकेपेबल है। वहां स्टैंडिंग 6 विलन्स मैसेकर को लेकर कंप्लीटली रिलैक्स्ड और स्मग लग रहे थे। नॉक्स फ्यूरी में एक्सप्लोड हो गया और उन पर अपने ब्रदर्स को मर्डर करने के लिए स्क्रीम करने लगा, लेकिन अपेरेंट लीडर कैजुअली फॉरवर्ड स्टेप हुआ और कोडली उसे बोला कि अडल्ट्स के बात करते वक्त इंटरप्ट करना बंद करे। फिर डिस्गस्टिंग मॉकरी के साथ उसने एक सेवर्ड हैंड नॉक्स की तरफ टॉस किया और सार्कास्टिकली सजेस्ट किया कि वो उसे सेफ रखे सिंस वो फैमिली का था। उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनली वो रिमेन्स को सुवेनियर्स की तरह रखने का सोच रहा था, लेकिन उन्हें कैरी करना टू मच अटेंशन अट्रैक्ट करता। ये वर्ड्स सुनते ही अल्तायर का रिस्ट्रेंट फाइनली शैटर हो गया। रेज उसके अंदर से एक्सप्लोड हुई एज वो फ्यूरी में उन पर स्क्रीम करने लगा। विलन लीडर बस अम्यूजमेंट में ग्रिन करने लगा बिफोर कैजुअली रिमार्क करते हुए कि फाइनली वो इमोशन सामने आया जिसका वो वेट कर रहा था। फिर उसका अटेंशन क्लैडी की तरफ शिफ्ट हुआ, मॉकिंगली पूछते हुए कि क्या वो अग्री करता है। क्लैडी कंप्लीट एरोगेंस के साथ स्लोली फॉरवर्ड स्टेप हुआ, क्लेम करते हुए कि वो कभी इतने ग्रेट विलन्स के जजमेंट को क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने ओपनली एडमिट किया कि ऑडिटोर्स की एग्जिस्टेंस उसे डिस्गस्ट करती है और अल्तायर पर स्नीयर किया फॉर ट्राइंग टू स्टैंड अमंग नोबल्स डिस्पाइट उसके अकॉर्डिंग वो बस एक बुचर से ज्यादा कुछ नहीं था। ये सुनते ही अल्तायर दोबारा एक्सप्लोड हो गया, क्लैडी को कर्स करते हुए फॉर डीमन लविंग वर्मिन के साथ हैंड्स ज्वाइन करने के लिए डिस्पाइट खुद एल्डर होने के बावजूद। क्लैडी इंस्टेंटली फ्यूरी में स्नैप बैक हुआ, स्क्रीम करते हुए कि एक लोली बुचर का कोई राइट नहीं है काउंसिल ऑफ एल्डर्स के मेंबर को लेक्चर देने का। उसने इवन वाव किया कि आज रात के बाद वो पर्सनली पूरी ऑडिटोर्स ब्लड लाइन वाइप आउट करेगा। अल्तायर ने रिटेलिएट करते हुए क्लैडी को डीमंस पर फीड करने वाला पैरासाइट कहा और डिक्लेयर किया कि अगर उसका फादर उसे अब देखता तो वो अशेम्ड फील करता। ये वर्ड्स विजिबली क्लैडी को शेक कर गए, आर्ग्यूमेंट और ज्यादा स्पाइरल करता। उससे पहले जियोमा ने क्वाइटली अल्तायर को कॉल आउट किया मास्टर, जिसने उसे थोड़ा कंपोजर रिगेन करने में हेल्प की। क्लैडी हाउएवर अब भी फ्यूरियस था और डिमांड करने लगा कि अल्तायर जैसा लोली इंसान उसके फादर का नाम मेंशन करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। विलन लीडर फाइनली पॉइंटलेस स्क्रीमिंग से इरिटेट हो गया और कैजुअली क्लैडी के हेड पर हैंड रखते हुए थ्रेटनिंग टोन में उसे वार्न किया कि खुद को एम्बैरस करना बंद करे। जैसे ही प्रेशर उसकी तरफ शिफ्ट हुआ, क्लैडी इंस्टेंटली क्वाइट हो गया। फिर लीडर का अटेंशन स्लोली जियोमा की तरफ मूव हुआ। फॉरवर्ड स्टेप करते हुए उसने कामली जियोमा को ऑब्जर्व किया व्हाइल एकेडमी हिस्ट्री को शेक करने वाली गोल्डन जनरेशन के बारे में बोल रहा था। उस जनरेशन के सब मॉन्स्टर्स में से जियोमा एफर्टलेसली फर्स्ट प्लेस क्लेम करने के बाद बिल्कुल टॉप पर स्टैंड करता था। विलन लीडर ने उसे अनदर वेसल कैंडिडेट भी रेफर किया बिफोर एक ट्विस्टेड प्रपोजल ऑफर किया। अगर वो विलिंगली लेओन और जियोमा एंड को हैंड ओवर कर दें तो विलन्स रिटर्न में अनलिमिटेड ग्लोरी प्रॉमिस करेंगे। जियोमा ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंस्टेड उसका अटेंशन कुछ मोमेंट्स तक कंप्लीटली अल्तायर पर फिक्स्ड रहा बिफोर उसने स्लोली अपनी गेज विलन्स की तरफ टर्न की। जैसे ही उसकी आईज उनसे मिली, एक क्रशिंग प्रेशर पूरे रूम में फिल हो गया। इवन विलन लीडर एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड लगने लगा क्योंकि सिचुएशन उसकी एक्सपेक्टेशन से कंप्लीटली डिफरेंट टर्न ले रही थी। जो कॉन्फ्रंटेशन इजी होना चाहिए था वो सडनली डेंजरस फील होने लगा। मीनवाइल क्लैडी एटमॉस्फेयर में आए इस शिफ्ट को बिल्कुल समझ नहीं पाया और एरोगेंटली जियोमा पर स्क्रीम करने लगा फॉर डेयरिंग टू ग्लेयर एट देम डिस्पाइट बस एक कॉमनर होने के। उसने प्राउडली डिक्लेयर किया कि मेडेया के प्रोटेक्शन के बिना जियोमा की लाइफ आज रात एंड हो जाएगी। जियोमा साइलेंटली उसे स्टेयर करता रहा व्हाइल कोल्ड थॉट्स उसके माइंड में रन कर रहे थे। एल्डर क्लैडी कंटिन्यूअसली शैडोज से उसे टारगेट करता रहा अलोंगसाइड सारे अंडरकवर विलन्स जो उसकी ट्रू नेचर अनकवर करने में फेल हुए थे। जियोमा के लिए इस वक्त से बेटर मोमेंट कभी नहीं हो सकता था। हर सिंगल डेट एक साथ सेटल करने के लिए बिना हेजिटेशन के जियोमा ने स्लोली अपनी सशीमी नाइफ अनशीथ की। कामली उसने डिक्लेयर किया कि विलन्स की नेक्स्ट ऑडिटोर्स की होंगी व्हाइल मैजिक को वो खुद हैंडल करेगा। ये सुनते ही विलन्स इमीडिएटली लाफ्टर में बर्स्ट हो गए। वो उसका मजाक उड़ाने लगे कि मैजिक यूजर्स के अगेंस्ट बैटल में वो बस एक किचन नाइफ लेकर आया है, वंडरिंग कि आखिर वो इतने रिडिकुलस वेपन से कट क्या करेगा। फिर जियोमा ने ब्लेसिंग ऑफ द सोर्ड गॉड एक्टिवेट की। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ वो स्लोली उनकी तरफ वॉक करने लगा। विलन्स ने इमीडिएटली पहले अटैक किया, जियोमा और ऑडिटोर्स की तरफ डिफरेंट मैजिक स्पेल्स का बैराज अनलीश करते हुए। एक्सप्लोजंस ऑफिस के थ्रू टियर करने लगे एज पूरा रूम सिर्फ कुछ सेकंड्स में हेविली डैमेज्ड हो गया। थिक स्मोक रैपिडली सराउंडिंग्स को स्वॉलो करने लगा व्हाइल शैटर्ड लैंप्स की वजह से विजिबिलिटी और भी वर्स हो गई। केओस के बीच अपना ऑफिस डिस्ट्रॉय होता देखकर क्लैडी कंप्लीटली अपना टेम्पर लूज कर गया और विलन्स पर स्क्रीम करने लगा कि अटैक्स बैंड करो ऑलरेडी, सिंस इतना फायर पावर सबको कई बार किल करने के लिए इनफ था। हाउएवर लीडर ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और बस दूसरों को प्रॉपर्ली जॉब फिनिश करने का ऑर्डर दिया। उसी वक्त मास्क्ड विलन्स में से एक ने स्मोक के अंदर स्टैंडिंग फिगर स्पॉट किए और इमीडिएटली फॉरवर्ड लंज हुआ व्हाइल एरोगेंटली क्लेम करते हुए कि अब वो देख सकता है सब कहां हाइड कर रहे हैं और अब फाइट इजी हो जाएगी। अगले ही सेकंड वो उतनी ही इजीली स्लाइस अपार्ट हो गया जितना इजीली केक कट होता है जिसके बारे में वो ब्रैग कर रहा था। ऑडिटोर्स ने उसे एफर्टलेसली हैंडल कर दिया। ये देखकर विलन लीडर इंस्टेंटली कंफ्यूज हो गया क्योंकि जियोमा और बाकी लोगों पर एक स्क्रैच तक नहीं था। एक मोमेंट के लिए उसे जेन्युइनली लगा कि शायद सारी मैजिक समहाउ मिस हो गई। फ्यूरियस होकर वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर स्क्रीम करने लगा कि वो इडियट्स हैं और इस बार प्रॉपर्ली एम
करने का डिमांड किया। विलन्स ने इमीडिएटली एक और बैराज अनलीश किया, लेकिन अटैक्स लैंड होने से पहले ही नॉक्स वैनिश हो गया और सडनली स्लीक हेड विलन के बिल्कुल सामने रीअपियर हुआ। लीडर पैनिक में दूसरों को वार्न करने लगा, जिसकी वजह से फैट विलन ने क्विकली एक मैसिव बोल्डर क्रिएट किया बिफोर उसे नॉक्स की तरफ हर्ल कर दिया। लेकिन अटैक इंटरफियर करता उससे पहले ही जियोमा ने कैजुअली अपनी सशिमी नाइफ से मैजिक को सीधा स्लाइस थ्रू कर दिया। शैटर्ड बोल्डर इंस्टेंटली एक्सप्लोड अपार्ट हो गया, लिविंग विलन स्टंट कि किसी ने एक्चुअली मैजिक को कट कर दिया। स्लीक हेड विलन डिसबिलीफ में एक स्प्लिट सेकंड के लिए फ्रीज हुआ और बस वही सिंगल मोमेंट इनफ था नॉक्स के लिए उसे सीधा हेल भेजने के लिए। उस पॉइंट पर विलन लीडर फाइनली अनईजी फील करने लगा। वो इंस्टिंक्टिवली अपने ही सबऑर्डिनेट्स के पीछे मूव हो गया व्हाइल डेस्परेटली उन पर स्क्रीम कर रहा था कि अटैक्स कंटिन्यू रखो। इवन फैट विलन कंफ्यूज्ड लगने लगा और क्वेश्चन किया कि अब उनका लीडर बैक में क्यों हाइड कर रहा है। वो मैन ऑकवर्डली स्टटर करते हुए एक पैथेटिक एक्सक्यूज देने लगा बैटल को सेफर पोजीशन से ओवरसी करने के बारे में। मीनवाइल दोनों फीमेल विलन्स स्ट्रेंजली एक्साइटेड हो गई, पावरफुल मैजिक फ्रीली स्पैम करने की अपॉर्चुनिटी पर विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। वाइडली लाफ करते हुए उन्होंने सेम टाइम पर फायर और आइस अटैक्स अनलीश किए। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए दोनों स्पेल्स मिड एयर कोलाइड हुए और इंस्टेंटली एक मैसिव स्टीम बर्स्ट में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। दोनों इडियट्स इमीडिएटली एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे, साइमल्टेनियसली फायर करने के लिए लाइक कंप्लीट मोरॉन्स। जैसे ही आइस गर्ल आर्ग्यूमेंट के दौरान अपनी गेज टर्न की, ऑल्टेयर ने इंस्टेंटली 4-eyed बिच का हेड स्लाइस ऑफ कर दिया। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही वो इमीडिएटली दोबारा मूव हुआ और आइस यूजर को भी एलिमिनेट कर दिया। कामली उसने रिमार्क किया कि सिर्फ फूल्स बैटल के दौरान एनिमी से अपनी आइस हटाते हैं। फैट विलन फिर पीछे से ऑल्टेयर को एम्बुश करने की कोशिश करने लगा व्हाइल सार्कास्टिकली उसका मजाक उड़ा रहा था फॉर इग्नोरिंग सराउंडिंग थ्रेट्स। लेकिन अटैक ऑल्टेयर तक रीच करता उससे पहले ही जियोमा ने इंस्टेंटली उसके क्रिएटेड मैजिकल आर्म्स कट अपार्ट कर दिए। वो पैथेटिक अटेम्प्ट देखकर ऑल्टेयर क्वाइटली मटर करने लगा कि वीक लोग साइलेंस को कभी समझ नहीं पाते। नॉक्स ने इमीडिएटली फॉलो अप करते हुए फैट विलन की लेग सेवर कर दी। ऑल्टेयर क्वाइटली मटर करने लगा और ऑल्टेयर ने बिना हेजिटेशन के फाइनल स्ट्राइक डिलीवर कर दिया, कोल्डली रिमार्क करते हुए कि एग्जैक्टली इसीलिए वीक फूल्स मर जाते हैं। मीनवाइल रूम में थिक स्मोक फिल होने की वजह से क्लैडी बेयरली देख पा रहा था कि क्या हो रहा है और सिर्फ स्क्रीम्स, एक्सप्लोजन्स और बॉडीज गिरने की साउंड सुन पा रहा था। पैनिक में उसने सजेस्ट किया कि पहले स्मोक क्लियर करते हैं ताकि विजिबिलिटी रिगेन हो सके। विलन लीडर इमीडिएटली अग्री हुआ और अपनी फ्लेम्स एक्टिवेट की, क्लियर किए, ट्रिगरिंग ओवरहेड स्प्रिंकलर्स और पूरे ऑफिस में वाटर रेन होने लगा। जैसे ही स्मोक फाइनली क्लियर हुआ, क्लैडी और लीडर दोनों हॉरर में फ्रीज हो गए। हर सिंगल सबऑर्डिनेट ऑलरेडी स्लॉटर हो चुका था। विलन लीडर विजिबली ट्रेम्बलिंग स्टार्ट करने लगा। वो साइड देखकर व्हाइल क्लैडी डेड विलन्स को यूजलेस इंसेक्ट्स कहकर कर्स कर रहा था। फिर जियोमा स्लोली रैकेज के थ्रू फॉरवर्ड स्टेप हुआ और लीडर फाइनली रियलाइज कर गया कि पूरे टाइम ट्रू प्रॉब्लम जियोमा खुद था। वही रीजन था कि उनके मैजिक अटैक्स कंटिन्यूअसली फेल हो रहे थे बिकॉज वो हर स्पेल को स्लाइस थ्रू कर रहा था। डेस्परेट होकर लीडर ने सडनली क्लैडी को ग्रैब किया और हॉस्टेज बना लिया, जियोमा को थ्रेटन करते हुए कि अगर वो क्लोजर आया तो एल्डर को किल कर देगा। क्लैडी खुद कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और पैनिक्ड लग रहा था व्हाइल जियोमा की नाइफ ऑमिनसली ग्लो करना स्टार्ट हो गई। विलन लीडर की वॉइस ट्रेम्बल कर रही थी एज वो डेस्परेटली इंसिस्ट कर रहा था कि वो क्लैडी को किल करने को लेकर सीरियस है। जियोमा का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हुआ और कंसर्न के बजाय उसके फेस पर एक फेंट स्मर्क अपीयर हो गया। वो रिएक्शन देखकर लीडर और ज्यादा पैनिक करने लगा। फिर किसी के मूव करने से पहले ही एक मैसिव ब्लास्ट सडनली ऑफिस वॉल्स के थ्रू एक्सप्लोड हुई। एक मिस्टीरियस ब्लैक क्लोक्ड फिगर रूम में स्टेप हुआ व्हाइल कामली रिमार्क करते हुए कि हॉस्टेज सिचुएशन गलत तरीके से हैंडल की जा रही है। विलन लीडर ने इंस्टेंटली न्यूकमर को रिकॉग्नाइज कर लिया और एंग्रीली डिमांड करने लगा कि उसे इतना टाइम क्यों लग गया सिंस सब लोग उसका वेट कर रहे थे। मीनवाइल जियोमा इमीडिएटली अलर्ट हो गया द मोमेंट उसने इस अननोन फिगर की प्रेजेंस सेंस की। विलन लीडर ग्रिन करते हुए न्यूकमर को प्रोफेसर कहकर रेफर करने लगा। इन द आफ्टर मास्क्ड प्रोफेसर स्लोली फॉरवर्ड स्टेप हुआ और कामली एडमिट किया कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक पर्सन को छोड़कर सब लोग डेड एंड अप होंगे सिंस ये आउटकम ओरिजिनल प्लान का पार्ट नहीं था। इवन सो उसने क्लेम किया कि एजुकेटर के लिए अपने स्टूडेंट्स की ग्रोथ विटनेस करने से ग्रेटर जॉय कोई नहीं होती। जियोमा साइलेंटली उस मिस्टीरियस फिगर को स्टेयर करता रहा व्हाइल ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक्चुअली है कौन। मीनवाइल विलन लीडर कंप्लीटली स्नैप कर गया और प्रोफेसर पर स्क्रीम करने लगा फॉर सबको वहां गैदर करने के बाद तब अराइव होना जब सब कुछ ऑलरेडी फॉल अपार्ट हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोफेसर पहले आ गया होता तो ये डिजास्टर कभी नहीं होता। प्रोफेसर ने बस कोल्ड सार्केज्म के साथ रिस्पॉन्ड किया, रिमार्क करते हुए कि अपनी वीकनेस के लिए दूसरों को ब्लेम करना अनबिलीवेबली चाइल्डिश है, एक्चुअल स्टूडेंट से भी वर्स। ये सुनते ही विलन लीडर कंप्लीटली एज के पार चला गया। फ्यूरियस होकर उसने डिमांड किया कि क्या प्रोफेसर को आइडिया भी है कितने लोग उसकी वजह से मर चुके हैं, बिफोर उस पर अक्यूज करते हुए कि वो कैजुअली लेट आकर सबका मजाक उड़ा रहा है। प्रोफेसर ब्रीफ मोमेंट के लिए साइलेंट रहा बिफोर ड्राइली कॉमेंट करते हुए कि एम्प्टी वेसल्स हमेशा सबसे लाउड नॉइज करते हैं, दो इवन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अनबेरेबल होगा। वो फाइनल इंसल्ट विलन लीडर की सैनिटी को कंप्लीटली ब्रेक कर गया। वो प्योर रेज में प्रोफेसर की तरफ स्ट्रेट लंज हुआ व्हाइल स्क्रीम करते हुए
कि वो बास्टर्ड मास्क के पीछे बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता है। सीन फिर मिडिया की तरफ शिफ्ट हुआ एज उसने फाइनल सर्वाइविंग विलन को ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ वॉल के अगेंस्ट पिन कर रखा था। वो मैन डेस्परेटली मर्सी के लिए बेग करने लगा और प्रॉमिस करने लगा कि अगर वो उसे स्पेयर कर दे तो वो जो कुछ भी जानता है सब रिवील कर देगा। मिडिया स्लोली उसके क्लोजर लीन हुई जैसे वो जेन्युइनली उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो और विलन क्विकली और ज्यादा नर्वस होते हुए इंसिस्ट करने लगा कि वो उसके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। लेकिन मिडिया ने उसके माउथ से निकले एक भी वर्ड पर बिलीव नहीं किया। अगले ही इंस्टेंट उसने बिना हेजिटेशन उसका हेड क्रश कर दिया। सीगफ्रीड कामली आफ्टरमैथ को ऑब्जर्व करने लगा और रिमार्क किया कि उनकी साइड पर सब कुछ क्लीन अप हो चुका लगता है। मिडिया पहले अग्री हुई लेकिन सीगफ्रीड सडनली सस्पिशियस हो गया अबाउट क्या बिगिनिंग से सच में सिर्फ 6 विलन्स ही प्रेजेंट थे। उसी वक्त पूरी बिल्डिंग वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी। दोनों ने इमीडिएटली बाहर देखा और रियलाइज किया कि डिस्टर्बेंस डायरेक्टली क्लैडी की विला से आ रहा है। एक और सेकंड वेस्ट किए बिना दोनों ने अनुमिता के क्लैडी ए दोनों एक्सप्लोजंस के सोर्स की तरफ रश कर गए। सीन फिर विला की तरफ रिटर्न हुआ जहां विलन लीडर सडनली फ्लोर पर कोलैप्स हो गया आफ्टर डेमियन ने कैजुअली एक फिंगर फ्लिक की और उसका हेड क्लीनली ब्लो ऑफ कर दिया। डेमियन कामली नॉइज के लिए अपोलोजाइज करने लगा, क्लेम करते हुए कि वो मैन बहुत ज्यादा लाउड हो गया था। सर्वाइविंग ऑडिटोर्स इंस्टेंटली इस अब्सर्ड डिस्प्ले ऑफ मैजिक से अलार्म्ड हो गए, लेकिन जियोमा पहले भी इस एग्जैक्ट डेडली ट्रिक को एक्सपीरियंस कर चुका था। जैसे ही उसने ये देखा उसे इंस्टेंटली रियलाइज हो गया कि डेमियन क्वेरन से बिलोंग करता है। मीनवाइल क्लैडी फूलिशली अस्यूम करने लगा कि डेमियन उसे रेस्क्यू करने आया है। डेमियन ने स्लोली अपना हुड रिमूव किया बिफोर कैजुअली जियोमा को किसी ओल्ड एक्वेंटेंस की तरह ग्रीट किया, कामली पूछते हुए कि लेटली वो कैसा रहा है। वो साइट इंस्टेंटली जियोमा को शॉक कर गई क्योंकि मिस्टीरियस प्रोफेसर एक्चुअली डेमियन निकला। डेमियन ने इमीडिएटली जियोमा की कंफ्यूजन नोटिस कर ली और कैजुअली एक्सप्लेन करने लगा कि जियोमा प्रोबेबली वंडर कर रहा है कि वो परफेक्ट टाइमिंग पर यहाँ कैसे अपीयर हुआ। डेमियन के अकॉर्डिंग उसने काफी पहले सीक्रेटली चॉइसियोल आह पर एक वायर टैप स्पेल प्लांट कर दिया था। सिंस उसके पास सर्वाइवल के लिए ऑब्सेसिव इंस्टिंक्ट थी, उसने करेक्टली प्रिडिक्ट कर लिया था कि रियल इमरजेंसी आते ही वो जियोमा से क्लिंग करेगी। उसी मोमेंट सबको फाइनली रियलाइज हुआ कि डेमियन ही बिगिनिंग से सब कुछ का ट्रू मास्टरमाइंड था। जियोमा ने स्लोली अपनी नाइफ शीथ की बिफोर डायरेक्टली क्वेश्चन किया क्या ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग डेमियन ने जो इन्फॉर्मेशन पहले शेयर की थी वो जेन्युइन थी या नहीं। डेमियन ने कैजुअली उसे रियश्योर किया कि स्कॉलर के तौर पर उसकी क्यूरियोसिटी कंप्लीटली सिंसियर थी और जो भी इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की थी वो इंडीड ट्रूथ ही थी। जियोमा ने फिर डिमांड किया कि आखिर डेमियन ये सब क्यों कर रहा है। डेमियन ने ब्रूटल सिंप्लिसिटी के साथ आंसर दिया, सब कुछ एक वेसल क्रिएट करने के अराउंड रिवॉल्व करता था। हाउएवर उसके अकॉर्डिंग थिंग्स थोड़ी रॉन्ग हो गई क्योंकि 2 अनोइंग पेस्ट्स अब भी अलाइव थे। फिर डेमियन ने कैजुअली दोबारा फिंगर फ्लिक की अनदर स्पेल प्रिपेयर करते हुए। जैसे ही जियोमा ने वो मूवमेंट नोटिस की उसे इंस्टेंटली रियलाइज हो गया कि क्या आने वाला है और उसने अर्जेंटली नॉक्स को वार्न किया। एक ग्रीन ब्लैक वॉइड सडनली नॉक्स की तरफ शूट हुआ लेकिन नॉक्स बेयरली टाइम पर उसे इवेड कर पाया। डेमियन कंटिन्यूअसली अपनी फिंगर्स फ्लिक करता रहा व्हाइल कामली उन्हें स्टॉप रेजिस्टिंग बोल रहा था बिकॉज पर्सनली उसे अननेसेसरी बैटल्स ऑफ अट्रिशन पसंद नहीं थी। मीनवाइल अल्टेयर अनप्रेडिक्टेबली बैटलफील्ड के थ्रू डैश करता रहा व्हाइल इनविजिबल अटैक्स को नैरोली डॉज कर रहा था सिंस वो प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि एक्सप्लोजंस एग्जैक्टली कहां अपीयर होंगे। डेमियन कामली अल्टेयर के मूवमेंट्स को प्रेज करने लगा, एडमिट करते हुए कि ऑडिटर्स ट्रूली अपनी रेपुटेशन के वर्दी हैं। उसी वक्त जियोमा डायरेक्टली डेमियन की तरफ लंज हुआ। डेमियन ने इंस्टेंटली उसकी तरफ अनदर स्पेल फ्लिक की लेकिन अनलाइक पहले जियोमा समहाउ मैजिक के पाथवे को ही देखने में सक्सेसफुल हो गया। वो क्विकली इनविजिबल अटैक के नीचे डक हुआ और उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दिया। डेमियन इस रिएक्शन से इंट्रीग्ड हो गया और कैजुअली रिमार्क करने लगा कि अगर जियोमा कुछ लिम्स लूज भी कर दे तो फ्यूचर में उसे वेसल की तरह यूज करने में ज्यादा इशू नहीं होगा। स्टिल डेमियन ने एडमिट किया कि पॉसिबल हो तो वो जियोमा को वन पीस में ऑब्टेन करना प्रेफर करेगा। फिर डेमियन ने साइमल्टेनियसली सेवरल वॉइड लाइक डेटोनेशंस एक्टिवेट कर दी। अल्टेयर केओस के थ्रू नैरोली डॉज करता रहा व्हाइल फ्रस्ट्रेटेडली रियलाइज कर रहा था कि इस टाइप की मैजिक को सिंपली कट अपार्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज एक्सप्लोजंस डायरेक्टली एयर के अंदर एक्टिवेट हो रहे थे। जियोमा ने क्विकली एक्सप्लेन किया कि डेमियन का स्पेल टारगेटेड पॉइंट्स पर कंप्रेस्ड एयर को डेटोनेट करके वर्क करता है। इवन अगर वो स्पेल को स्लैश थ्रू भी कर दें फिर भी रिजल्टिंग एक्सप्लोजन में फंस जाएंगे। ये सुन के अल्टेयर बस मटर करने लगा कि मैजिक सच में अब्सर्डली मिस्टीरियस है। डेमियन भी जेन्युइनली सरप्राइज्ड लग रहा था कि जियोमा इतनी क्विकली अटैक के मैकेनिक्स समझ गया। डेमियन के लिए जियोमा सच में सबसे डिफरेंट था। डेमियन ने अनदर चेन ऑफ डेटोनेशंस अनलीश की व्हाइल रिमार्क करते हुए कि जियोमा ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने अराउंड सब कुछ देख सकता है। विल्ला नॉनस्टॉप एक्सप्लोजंस की वजह से वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी व्हाइल जियोमा इंटेंसली डेमियन के हैंड जेस्चर्स पर फोकस कर रहा था। फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि डेटोनेशंस डायरेक्टली उन मोशंस के थ्रू ट्रिगर हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जियोमा अब भी फुल्ली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि हर एक्सप्लोजन एग्जैक्टली कहां अकर करेगा और उसकी ब्लेसिंग ऑफ पेनलेसनेस में सिर्फ 15 सेकंड्स बचे थे, मीनिंग उसके पास एंडलेसली डॉज करते रहने का इनफ टाइम नहीं था। सडनली अल्टेयर ने नॉक्स को एयर फ्लो खुद रीड करने पर फोकस करने का ऑर्डर दिया। नॉक्स इमीडिएटली समझ गया कि उसका क्या मतलब है। डेमियन ओपनली इस आइडिया का मजाक उड़ाने लगा लेकिन अनदर डेटोनेशन एक्टिवेट होने से राइट बिफोर अल्टेयर नैरोली ब्लास्ट से डॉज हो गया। कुछ मोमेंट्स बाद एग्जैक्टली वही स्पॉट जहां नॉक्स पहले स्टैंड
कर रहा था आफ्टरवर्ड एक्सप्लोड हुआ, अलाउिंग हिम टू सेफली इवेड एज वेल। टाइमिंग को केयरफुली वॉच करते हुए जियोमा सडनली एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज कर गया। डेटोनेशन साइमल्टेनियसली एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। जितना फार्दर टारगेट पॉइंट होता उतना लॉन्गर डिले एक्सप्लोजन ट्रिगर होने से पहले लगता। जियोमा ने क्विकली थियरी को और कई बार टेस्ट किया और उसे कंप्लीटली कंफर्म कर लिया। सरफेस पर डेमियन के अटैक साइमल्टेनियस अपीयर हो रहे थे, लेकिन रियलिटी में हर एक्सप्लोजन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइनी डिलेज के साथ एक्टिवेट हो रहा था। मीनवाइल क्लैडी फूलिशली डेमियन की ओवरवेलमिंग मैजिक को प्रेज करता रहा, वाइल उससे वहां प्रेजेंट सबको किल करने के लिए बेग कर रहा था। लेकिन अपनी सेलिब्रेशन के बीच ही क्लैडी को सडनली फील हुआ जैसे उसका हेड ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गया हो बिफोर वो बेयरली लास्ट सेकंड पर डॉज कर पाया। डेमियन माइल्डली इंप्रेस्ड लगने लगा कि समहाउ क्लैडी उससे अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो गया। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड होकर क्लैडी ने क्वेश्चन किया कि डेमियन ने उस पर अटैक क्यों किया डिस्पाइट सपोजिडली उसे सेव करने के लिए अराइव होने के। डेमियन जेन्युइनली इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बैफर्ड लगने लगा बिफोर सडनली लाफ्टर में बर्स्ट कर गया। डेमियन के अकॉर्डिंग एक एल्डर जैसे क्लैडी को सेव करने का उसके पास एब्सोल्युटली कोई रीजन नहीं था। उसके लिए क्लैडी बस वर्थलेस ट्रैश था जो डेस्परेटली किसी भी इंसान से क्लिंग करता था जो उसे प्रोटेक्शन ऑफर करे। डेमियन ने ओपनली उसे फिल्थ, इंसेक्ट और इतना पैथेटिक डिसग्रेस इंसल्ट किया कि इवन वो वर्ड्स भी उसे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने के लिए इनफ नहीं थे। उसने इवन क्लेम किया कि क्लैडी का फादर प्रोबेबली हेल में शेम से स्क्रीम कर रहा होगा। क्लैडी कंप्लीटली स्टन्ड वहां स्टैंड करता रहा एज डेमियन स्लोली उसकी तरफ अप्रोच करने लगा। फिर डेमियन ने कामली ट्रूथ रिवील किया। बिगिनिंग से ही क्लैडी बस बेट था, पावरफुल एनिमीज को स्कैटर करने के लिए एक कन्वीनियंट टूल से ज्यादा कुछ नहीं। इवन डेमियन ने एडमिट किया कि वो सोर्ड एम्परर, हेडमास्टर और ऑडिटोर्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता था और विलन्स को समन करने के रिगार्डिंग डेमियन ने क्लैरिफाई किया कि वो कभी क्लैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। इंटायर पर्पस सिर्फ इतना था कि क्लैडी फियर में फ्ली न कर जाए, लाइक वो कावर्डली ट्रैश हमेशा रहा है। फिर डेमियन ने दोबारा अपना हैंड रेज किया और अनदर स्पेल प्रिपेयर करने लगा वाइल कैजुअली स्टेट करते हुए कि विलन्स अब ऑलरेडी डेड हैं, मीनिंग फाइनली क्लैडी की यूजफुलनेस एक्सपायर हो चुकी है। टेरर में ट्रेम्बलिंग करते हुए क्लैडी ने डेमियन को मॉन्स्टरस बास्टर्ड कहकर कर्स किया वाइल डेमियन कोल्डली उसे किल करने प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन डेमियन अपनी फिंगर्स दोबारा फ्लिक करता उससे पहले ही जियोमा ने माइंड्स आई एक्टिवेट कर दिया। सडनली पूरा बैटलफील्ड उसके माइंड के अंदर क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो फाइनली क्लैडी के सराउंडिंग एयर बबल को परसीव कर पा रहा था अलॉन्ग साइड इनविजिबल फ्यूज जो डायरेक्टली डेमियन की फिंगर से कनेक्टेड था। जैसे ही डेमियन फ्लिक करता एयर इटसेल्फ इंस्टेंटली डेटोनेट हो जाती। जियोमा ने कंप्लीटली फोकस किया और अपनी साशिमी नाइफ डायरेक्टली इनविजिबल फ्यूज की तरफ थ्रो कर दी। डेमियन ने इमीडिएटली आफ्टरवर्ड अपनी फिंगर फ्लिक की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्लैडी कंप्लीट कंफ्यूजन में स्टेयर करता रहा वाइल डेमियन फ्रस्ट्रेशन में रिपीटेडली अपनी फिंगर्स फ्लिक करता रहा बिना एक भी एक्सप्लोजन ट्रिगर किए। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गया एज सब लोग साइलेंटली डेमियन मार्च को बार बार फेल होते देख रहे थे। फिर जियोमा ने कामली हिल्ट से अटैच्ड कॉर्ड यूज करके अपनी नाइफ वापस पुल कर ली। डेमियन ने इमीडिएटली नोटिस कर लिया क्या हुआ था और फाइनली रियलाइज कर गया कि जियोमा ने इनविजिबल कनेक्शन को ही सेवर कर दिया है। उसके बाद जियोमा स्लोली फॉरवर्ड स्टेप हुआ और कोल्डली डिक्लेयर किया कि क्लैडी का हेड उसका है। अराइव होने के बाद फर्स्ट टाइम डेमियन विजिबली अनईजी फील करने लगा हियरिंग जियोमा उसका नाम इतनी कामली बोलते हुए। फिर जियोमा ने ओपनली डिक्लेयर किया कि वो पर्सनली डेमियन को कट डाउन करेगा। डेमियन समझ नहीं पा रहा था कि जियोमा कंटिन्यूअसली उसकी मैजिक में इंटरफियर कैसे कर रहा है, तो उसने इमीडिएटली दोबारा ट्राई किया वाइल खुद को कन्विंस कर रहा था कि प्रीवियस फेलियर बस लक था। लेकिन जैसे ही उसने वंस मोर अपनी फिंगर्स फ्लिक की जियोमा इंस्टेंटली रिएक्ट कर गया। ब्लेसिंग ऑफ द सोर्ड गॉड द्वारा ग्रांटेड एक्सट्रीम सेंसिटिविटी की वजह से जियोमा फुल सेकंड पास होने से पहले ही मैजिक की स्ट्रक्चर परसीव कर सकता था। अब जब वो ऑलरेडी माइंड्स आई के थ्रू एक बार डेमियन के स्पेल को एनालाइज कर चुका था, उसके इनहैंस्ड सेंसेस हर डेटोनेशन से कनेक्टेड इनविजिबल फ्यूज को इजीली ट्रैक कर पा रहे थे। जैसे ही डेमियन ने अनदर बॉम्ब एक्टिवेट किया, जियोमा ने कामली अपनी कोडेड साशिमी नाइफ थ्रो की और एक्सप्लोजन ट्रिगर होने से पहले ही फ्यूज को दोबारा सेवर कर दिया। विल्ला के अंदर प्रेजेंट सब लोग बिजार सीन को अनफोल्ड होते देख रहे थे एज डेमियन की मैजिक वंस अगेन फेल हो गई। उस पॉइंट पर इवन डेमियन खुद जेन्युइनली वंडर करने लगा कि क्या जियोमा एक्चुअली उसके स्पेल्स के इनविजिबल पाथवेज को देख सकता है। क्लैडी को रियलाइज हो गया कि सिचुएशन रैपिडली डिजास्ट्रस होती जा रही है। उसकी आईज नर्वसली उस मैसिव होल की तरफ ड्रिफ्ट हुई जो डेमियन ने विला में एंटर करते वक्त क्रिएट किया था। अगर चीजें और वर्स हुई तो वो डैमेज्ड वॉल ही शायद उसका ओनली एस्केप रूट बन सकता था। डेमियन हाउएवर कंप्लीटली जियोमा पर फोकस्ड रहा, डिसबिलीफ में मटर करते हुए कि एक मियर ह्यूमन उसकी मैजिक को कैसे परसीव कर सकता है। डेमियन ने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो होल्डिंग बैक बंद करेगा। अब दोनों हैंड्स यूज करते हुए उसने एक साथ ह्यूज नंबर ऑफ डेटोनेशन समन किए और मॉकिंगली जियोमा को चैलेंज किया कि अब कीप अप करके दिखाए। अगर जियोमा सच में सब कुछ देख सकता है तो जितना चाहे देख ले। रियल क्वेश्चन ये था कि क्या वो काउंटलेस साइमल्टेनियस अटैक्स हैंडल कर सकता है। डेमियन का फुल इंटेंशन था पूरी विला को एक ओवरवेलमिंग चेन रिएक्शन में ब्लो अपार्ट कर देना, लेकिन जियोमा ने बस एक बार अपना आर्म मूव किया। अपनी कोडेड नाइफ के स्विफ्ट मोशन के साथ उसने बॉम्ब्स को कनेक्ट करने वाले हर सिंगल फ्यूज को एक्टिवेट होने से पहले ही स्लाइस थ्रू कर दिया। फिर कैजुअली रिटर्निंग ब्लेड को दोबारा अपने हैंड में कैच कर लिया। डेमियन बस स्पीचलेस वहां स्टैंड करता रहा, अनेबल टू
प्रोसेस वो absurd चीज जो उसके सामने अनफोल्ड हो रही थी। डेस्परेट होकर उसने इमीडिएटली और भी ज्यादा बॉम्ब्स रेकलेसली समन करने स्टार्ट कर दिए, खुद को कन्विंस करते हुए कि अगर इवन एक सिंगल एक्सप्लोजन एक्टिवेट हो गया तो बाकी ऑटोमेटिकली चेन टुगेदर हो जाएंगे। येट जियोमा सेम एग्जैक्ट मेथड यूज करते हुए एफर्टलेसली हर फ्यूज को कट करता रहा। सिर्फ अपनी कोडेड साशिमी नाइफ यूज करके उसने डेमियन की सपोजिडली ओवरवेलमिंग मैजिक को कंप्लीटली यूजलेस बना दिया। रूइंड विला के अंदर स्लोली साइलेंस सेटल होने लगी एज दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर डेमियन कंप्लीटली अपना कंपोजर लूज कर गया। एक मैडमैन की तरह वो नॉन स्टॉप और ज्यादा बॉम्ब्स समन करने लगा, वाइल डेस्परेटली कम से कम एक सक्सेसफुल डेटोनेशन ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था। मीनवाइल जियोमा कामली हर फ्यूज कट करता रहा, वाइल कोल्ड थॉट्स उसके माइंड में रन कर रहे थे। हिडन एनिमी जो शैडोज से सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा था, वो मास्टरमाइंड जिसने इनोसेंट लोगों को डेंजर में ड्रैग किया, वो इंसान जो इस सारे केओस के पीछे रिस्पॉन्सिबल था, बिगिनिंग से डेमियन ही था। जैसे ही जियोमा एफर्टलेसली हर अटैक न्यूट्रलाइज करता रहा, डेमियन की डेस्परेशन और ज्यादा अगली होती गई। वो बॉम्ब्स पर स्क्रीम करने लगा कि एक्सप्लोड हो जाओ, वाइल रिपीटेडली अपनी फिंगर्स इतनी वायलेंटली फ्लिक कर रहा था कि इवेंचुअली उनसे ब्लड ड्रिप होना स्टार्ट हो गया। फिर फाइनली काउंटलेस अटेम्प्ट्स के बाद एक डेटोनेशन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। रिलीफ में डेमियन का फेस इंस्टेंटली लाइट अप हो गया, बिकॉज उसे लगा रिमेनिंग बॉम्ब्स अब चेन टुगेदर होकर सबको वाइप आउट कर देंगे। लेकिन अल्तायर ने क्वाइटली एक चीज नोटिस की जो डेमियन कंप्लीटली रियलाइज करने में फेल हो गया। अल्तायर के अकॉर्डिंग सब कुछ ऑलरेडी ओवर हो चुका था। तब फाइनली डेमियन हॉरिफाइंग ट्रूथ समझ पाया। हर सिंगल बॉम्ब जो जियोमा ने पहले कट अपार्ट किया था, सीक्रेटली रीडायरेक्ट और टैंगल करके डेमियन के खुद के अराउंड रिपोजिशन कर दिया गया था। अपनी कोडेड साशिमी नाइफ यूज करके जियोमा स्लोली इनविजिबल फ्यूजेस को मैनिपुलेट करता रहा और डेटोनेशंस को उनके ओरिजिनल कैस्टर की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। फिर उसने इंटेंशनली एक एक्टिवेशन को सक्सेसफुल होने दिया ताकि पूरा चेन रिएक्शन एक कॉन्सेंट्रेटेड लोकेशन में एक्सप्लोड हो। अगला ही मोमेंट क्लाडी की विला से एक मैसिव एक्सप्लोजन इरप्ट हुई और सराउंडिंग एरिया वायलेंटली शेक हो गया। जैसे ही स्मोक फाइनली क्लियर हुआ, अल्तायर अब भी स्टैंडिंग था, वाइल डेमियन हाफ बॉडी ब्लोन अपार्ट के साथ ग्राउंड पर कोलैप्स्ड पड़ा था। आयरॉनिकली वो मैन जो एक्सप्लोजंस के थ्रू जीता था, आखिर अपने ही बॉम्ब से डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद जियोमा ने क्वाइटली अपनी नाइफ शीथ की और स्लोली अपना अटेंशन क्लाडी की तरफ टर्न किया। रीजन से बियॉन्ड टेरिफाइड, क्लाडी ने इमीडिएटली केओस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके सराउंडिंग मॉन्स्टर्स से एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ स्टेप्स भी फ्ली नहीं कर पाया था कि नॉक्स सडनली अपीयर हुआ और अपनी सोर्ड डायरेक्टली क्लाडी के थ्रोट पर प्रेस कर दी, कंप्लीटली उसका पाथ ब्लॉक करते हुए। फिर अल्तायर ने कामली क्लाडी के फेस के अक्रॉस स्लैश मारा, मेकिंग एल्डर एगनी में स्क्रीम करने लगा। पेन में ट्रेम्बलिंग करते हुए भी अल्तायर में क्लाडी के फेस के अक्रॉस स्लैश मारा। क्लाडी अब भी उन्हें थ्रेटन करने की कोशिश करता रहा बाय रेंटिंग की नोबल्स इस बात पर कभी साइलेंट नहीं रहेंगे और उन्हें सिंपली उसे किल कर देना चाहिए ऑलरेडी। अल्तायर ने इमीडिएटली उसे साइलेंस कर दिया, कोल्डली रिमार्क करते हुए कि क्लाडी एक ऐसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा बोलता है जिसने ऑलरेडी अपनी ह्यूमैनिटी थ्रो अवे कर दी है। फिर जियोमा स्लोली फॉरवर्ड स्टेप हुआ और डायरेक्टली उसके अबव स्टैंड करने लगा। डिस्ट्रॉयड विला के थ्रू एंटर होती सनलाइट उसकी साशिमी नाइफ की ब्लेड पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। इवन इस सिचुएशन में भी क्लाडी उसे एक मियर सब ह्यूमन की तरह ही देख रहा था। रिस्पॉन्स में जियोमा ने इंस्टेंटली उसके फेस के अक्रॉस स्लैश कर दिया, कॉजिंग क्लाडी पैथेटिक तरीके से स्लॉटर्ड चिकन की तरह श्रीक करने लगा। लेकिन इंजरी फेटल होने से पहले ही जियोमा ने इमीडिएटली उसे हील कर दिया। क्लाडी कंफ्यूजन में उसे स्टेयर करने लगा, फिर जियोमा ने उसे दोबारा स्लैश किया और दोबारा हील कर दिया। बार बार जियोमा ये प्रोसेस रिपीट करता रहा, वाइल क्लाडी फ्यूरी और टेरर में स्क्रीम करने लगा, डिमांड करते हुए कि क्या जियोमा उसे एंडलेसली मॉक करने का इंटेंशन रखता है बाय रिपीटेडली कटिंग और हीलिंग हिम। इवेंचुअली क्लाडी और रैंट कंटिन्यू करता, उससे पहले ही जियोमा ने क्लीनली उसका हेड स्लाइस ऑफ कर दिया और परमानेंटली सब कुछ एंड कर दिया। जैसे ही साइलेंस वंस मोर सेटल हुई, अल्तायर क्वाइटली रिमार्क करने लगा कि सरप्राइजिंगली नॉक्स इतना सब विटनेस करने के बाद भी काफी काम लग रहा है। नॉक्स ने डिनाई किया और एक्सप्लेन किया कि वो बस अब तक जियोमा का यूज्ड हो चुका है। क्यूरियस होकर अल्तायर ने क्वेश्चन किया उसका क्या मतलब है। फिर नॉक्स ने एडमिट किया कि उसने पर्सनली जियोमा के स्लैशेस एक्सपीरियंस किए हैं बिफोर। तब नॉक्स एरोगेंटली जियोमा को अपने बेनीथ समझकर मॉक करता था, वाइल खुद को जीनियस बिलीव करता था। येट डिस्पाइट इतना प्राइड होने के बावजूद वो जियोमा पर एक स्क्रैच तक लीव नहीं कर पाया। उस वक्त ह्यूमिलिएशन ने उसे एंगर से फिल कर दिया था, लेकिन अब फाइनली वो ट्रूथ समझ गया। नॉक्स के अकॉर्डिंग क्लोई ने वंस क्लेम किया था कि कैंग जियोमा अलोन पूरी ऑडिटोर फैमिली कंबाइंड से भी ज्यादा पावर पोजेस करता है। तब नॉक्स ने उन वर्ड्स को नॉनसेंस कहकर डिसमिस कर दिया था, लेकिन आज रात सब कुछ विटनेस करने के बाद उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। उसकी आईज में जियोमा रिडिकुलस मार्जिन से उस हर इंसान से ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्गर था जिसे वो कभी मिला था। येट डिस्पाइट वो टेरिफाइंग पावर, उसने अब भी राइचियस रीजंस के लिए उसे यूज करना चूज किया। फाइनली नॉक्स समझ गया कि क्लोई उससे इतनी फैसिनेटेड क्यों हो गई थी। उसके बाद अल्तायर ने क्वाइटली नॉक्स को कॉल आउट किया और नॉक्स ने इमीडिएटली आंसर करते हुए वो लेसन रिपीट किया जो अल्तायर ने उसे पूरी लाइफ काउंटलेस टाइम्स सिखाया था। फैमिली का मेंबर होने के नाते
उन्हें अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए तो हल्के सबसे करने के लिए कोई प्रोग्राम, लेकिन अगर वो किसी चीज पर ट्रूली बिलीव करते हैं तो उन्हें बिना रिग्रेट के अपने कन्विक्शंस फॉलो करना चाहिए। फिर नॉक्स ने स्लोली अपना हुड रिमूव किया और ओपनली डिक्लेयर किया कि आज से वो कैंग जियोमा का शैडो बनने का इंटेंशन रखता है। अल्तायर ने केयरफुली पूछा, क्या वो फ्यूचर में इस डिसीजन को लेकर ट्रूली रिग्रेट नहीं करेगा? नॉक्स ने बिना स्लाइटेस्ट हेजिटेशन के आंसर दिया कि वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा। उसी वक्त मेडेया और सिगफ्रीड फाइनली विला पर अराइव हुए। जैसे ही वो अंदर स्टेप हुए, दोनों सराउंडिंग रूम की डिस्ट्रक्शन देखकर विजिबली कंफ्यूज्ड लगने लगे। पूरा प्लेस प्रैक्टिकली रूइंस में टर्न हो चुका था। बॉडीज हर जगह स्कैटर्ड थीं और जियोमा साइलेंटली सबके बीच खड़ा क्लाडी की लाइफलेस कॉर्प्स को स्टेयर कर रहा था। सिगफ्रीड स्लोली ऑल्टेयर के पास अप्रोच हुआ और क्वेश्चन किया कि आखिर वहां हुआ क्या था। ऑल्टेयर ने कामली एक्सप्लेन किया कि सिचुएशन एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसे दिख रही है। सेवरल विलन्स बिगिनिंग से विला के अंदर वेट कर रहे थे उन्हें एम्बुश करने के लिए, लेकिन एंड में वो सबको एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहे अलोंगसाइड क्लाडी हिमसेल्फ। हाउएवर, उसने ये भी एडमिट किया कि बैटल के दौरान ऑडिटोर्स ने हैवी लॉसेस सफर किए। ये सुनते ही मेडेया इंस्टेंटली शॉक हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऑडिटोर्स के मोस्ट एलीट मेंबर्स भी वहां कैसे मर गए। साथ ही उसने क्वेश्चन किया कि आखिर वो विलन्स क्लाडी के रेजिडेंस में गैदर्ड क्यों थे। अल्टेयर ने एक्सप्लेन किया कि सब कुछ अपेरेंटली प्रोफेसर की लार्जर स्कीम का पार्ट था। उसके अकॉर्डिंग अंडरकवर विलन्स के मास्टरमाइंड ने इंटेंशनली बिगिनिंग से ही अपनी फोर्सेस को विला की तरफ डायरेक्ट किया था। मेडेया अब भी फ्रस्ट्रेटेड और क्वेश्चन से फुल लग रही थी, लेकिन सिगफ्रीड ने क्वाइटली उसे स्टॉप किया और स्टेट किया कि कंक्लूजन्स पर जंप करने से पहले उन्हें पूरी एक्सप्लेनेशन केयरफुली सुननी चाहिए। कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन थोड़ी सेटल हुई, अल्टेयर ने फुली एक्सप्लेन किया कि विला के अंदर क्या हुआ और कैसे ऑलमोस्ट हर इवेंट प्रोफेसर के प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा था। पूरी स्टोरी सुनने के बाद मेडेया को रियलाइज हुआ कि एंटायर सिचुएशन सच में कितनी इंसेन थी। मीनवाइल सिगफ्रीड क्वाइटली विला के अराउंड पड़ी लाइफलेस बॉडीज को स्टेयर करता रहा, वाइल उसके थॉट्स पास्ट के उस मोमेंट की तरफ ड्रिफ्ट हुए जब जियोमा ने अगोर को डिफीट किया था। सिगफ्रीड की आईज में जियोमा एक ऐसी सोर्ड जैसा लगता था जिसमें इमोशंस की कमी थी और जो ऑर्डिनरी मोरालिटी से बियॉन्ड स्टैंड करती थी। एक ब्लेड जो बिना हेजिटेशन के किसी भी चीज को कट थ्रू कर सकती थी। इवेंचुअली ऑल्टेयर ने साइलेंस ब्रेक की और एडमिट किया कि जियोमा का टैलेंट अनडिनाइबल है। हाउएवर, उसने ये भी वार्न किया कि डायरेक्शन के बिना एक ब्लेड इवेंचुअली सिर्फ एग्जिस्ट करने भर से डिजास्टर बन सकती है। इसीलिए पावरफुल लोगों को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें करेक्ट पाथ पर गाइड कर सके। फिर अल्टेयर की गेज स्लोली सिगफ्रीड की तरफ शिफ्ट हुई। उसके अकॉर्डिंग अगर दुनिया में कोई इस रोल को टेक ऑन कर सकता है तो वो सोर्ड एम्परर खुद होगा। कुछ मोमेंट्स क्वाइटली अपनी बियर्ड स्ट्रोक करने के बाद अल्टेयर ने और भी इंपॉर्टेंट चीज सजेस्ट की। सिंस एकेडमी ब्रेक जल्दी अप्रोच कर रहा था, शायद फाइनली टाइम आ गया है कैंग जियोमा को उस तक एक्सेस अलाउ करने का। वो ड्रीम जो जनरेशन से निबुलोंग फैमिली के अंदर पास डाउन होता आ रहा था, सोर्ड सेंट का ड्रीम। सीन फिर कुछ दिन बाद शिफ्ट हुआ एज समर ब्रेक के अराइवल के साथ एकेडमी का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया। स्टूडेंट्स हर जगह एक्साइटमेंट में बज कर रहे थे, वाइल ट्रैवल प्लान्स, वेकेशंस और मंथ ऑफ के दौरान जो कुछ भी करना चाहते थे उसके बारे में बातें कर रहे थे। इवन क्लासरूम्स यूजुअल से काफी ज्यादा लाइवली फील हो रहे थे। हमेशा की तरह क्लोई कैजुअली जियोमा के डेस्क के पास वॉक करके आई, वाइल वो वहां कंप्लीटली अपने थॉट्स में लॉस्ट बैठा था। उसका माइंड अब भी क्लाडी की डेथ के आफ्टरमैथ पर फोकस था। हेडमिस्ट्रेस और सोर्ड एम्परर दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ वहां से हैंडल कर लेंगे, लेकिन जियोमा किसी से बेटर समझता था कि एक एल्डर की डेथ इन्वॉल्व होने वाले इंसिडेंट को कवर अप करना कभी सिंपल नहीं होगा। थैंकफुली ऑलरेडी ओवरवेलमिंग एविडेंस एग्जिस्ट करता था जो क्लाडी को विलन्स से कनेक्ट करता था, जो एटलीस्ट उन्हें काम करने के लिए लेवरेज देता था। उसी वक्त जियोमा ने नियर बाय स्टैंडिंग क्लोई को नोटिस किया और वो इमीडिएटली दोबारा क्लिंगी एक्ट करने लगी, क्लियरली अनहैप्पी की ब्रेक के दौरान वो उससे सेपरेटेड रहेगी। जियोमा क्वाइटली साइलेंट रहा अंटिल सडनली एक और प्रेजेंस उसके डेस्क के पास अप्रोच हुई। वो रियोजो थी। क्लोई इंस्टेंटली कंसर्न्ड हो गई और पूछा क्या वो अब फुली रिकवर्ड है। मीनवाइल जैसे ही रियोजो ने जियोमा को देखा, वो विजिबली फ्लस्टर हो गई और ऑकवर्डली रिमार्क करने लगी कि आज वो अनयूजुअली अर्ली है। उसने क्लोई को रीअश्योर किया कि वो मोस्टली फाइन है नाउ, दो क्लोई अब भी उस पर फंस करती रही और उसे प्रॉपरली मेडिकेशन कंटिन्यू लेने की रिमाइंडर देती रही। फिर रियोजो जियोमा के बिसाइड बैठ गई और जियोमा ने कैजुअली पूछा कि हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने उसे क्या बताया। रियोजो के अकॉर्डिंग उसे अब भी कुछ टाइम तक रेगुलर ट्रीटमेंट विजिट्स कंटिन्यू करनी होंगी। फिर जियोमा ने पूछा क्या समर ब्रेक के दौरान ट्रीटमेंट के लिए वो जापान रिटर्न करने का प्लान कर रही है, जिसने उसे सडन क्वेश्चन की वजह से स्लाइटली ऑफ गार्ड कैच कर दिया। खुद क्यूरियस होते हुए उसने इमीडिएटली पूछा कि ब्रेक के दौरान जियोमा क्या करने वाला है। जियोमा ने ऑनेस्टली आंसर दिया कि उसके पास स्पेसिफिकली कुछ प्लान नहीं है और वो कंसिडर कर रहा है कि पूरा मंथ सिंपली एकेडमी के अराउंड ही स्टे करे। दोनों गर्ल्स ये सुन के जेन्युइनली शॉक्ड लगने लगी। उनके लिए पूरा समर ब्रेक एकेडमी में अकेला स्पेंड करना रिडिकुलस साउंड करता था, लेकिन जियोमा ने कामली एडमिट किया कि वैसे भी उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। उसके बाद रियोजो कुछ मोमेंट्स तक क्वाइटली उसे स्टेयर करती रही बिफोर मेंशन करते हुए कि लेटली समहाउ उसका अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। उसने स्पेशली नोटिस किया कि अब उसके
हेयर में ज्यादा व्हाइट स्ट्रैंड्स मिक्स्ड लग रहे हैं। ये सुनते ही जियोमा इंस्टेंटली अपने थॉट्स में पुल बैक हो गया। जब से उसने क्लाडी को किल किया था, सटल चेंजेस कंटिन्यूअसली उसके बॉडी में अपीयर होते जा रहे थे। उस रात डॉम रिटर्न करने के बाद जियोमा ने शावर लेने के बाद मिरर में स्टेयर करते वक्त ये नोटिस किया था। डे बाय डे उसका अपीयरेंस लिटिल बाय लिटिल चेंज होता जा रहा था। उसके हैंड्स अब थिक कैलसिस से कवर्ड थे। अपनी प्रीवियस लाइफ में कैलसिस ट्रेनिंग और हार्ड वर्क से अर्नड ग्रोथ का सिंबल हुआ करते थे, लेकिन अब वो रफ हैंड्स एग्जिस्ट करते थे बिकॉज उसने उनसे काउंटलेस लाइव्स टेक की थी। इवन सो जियोमा उन लोगों को किल करने को लेकर कोई गिल्ट फील नहीं करता था बिकॉज हर सिंगल इंसान अपनी डेथ डिजर्व करता था। येट डिस्पाइट वो सर्टेनिटी होने के बावजूद एक अनकंफर्टेबल फीलिंग अब भी उसके डीप इनसाइड लिंगर करती रही। लेटली जियोमा ने नोटिस किया कि नाइफ यूज करते वक्त अब वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। पहले उसने अस्यूम किया था कि ब्लेसिंग्स उसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लेकिन अब वो पॉइंट उससे बियॉन्ड चला गया था। उसका बॉडी रिएक्ट करता था बिफोर उसके थॉट्स तक कैचअप कर पाते। ये अब सिर्फ ब्लेसिंग का इफेक्ट नहीं लगता था, ये कुछ ऐसा फील होता था जो बॉडी के अंदर डीपली रूटेड हो। इस रियलाइजेशन ने जियोमा को उस क्वेश्चन की तरफ लीड किया जो लेटली उसे इंक्रीजिंगली हॉन्ट कर रहा था। आखिर ये बॉडी है क्या, और एक्चुअली कैंग जियोमा कौन है? इवन उसके सपोज्ड पेरेंट्स भी बिना एक सिंगल ट्रेस लीव किए वैनिश हो गए थे, ऑलमोस्ट जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जितना ज्यादा जियोमा इस बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा वो क्वेश्चन करने लगा कि आखिर इस वर्ल्ड में वो एक्चुअली है कौन। उसी वक्त रियोजो रिपीटेडली उसका नाम कॉल करती रही, वाइल क्लोई वरीड एक्सप्रेशन के साथ उसके शोल्डर पर हैंड रखकर पूछने लगी कि क्या उसके साथ कुछ रॉन्ग है। जियोमा क्विकली अपने थॉट से स्नैप आउट हुआ और कैजुअली उसे ब्रश ऑफ कर दिया, क्लेम करते हुए कि कुछ सीरियस नहीं है। फिर क्लोई ने पूछा क्या वो पूरा ब्रेक यूजुअल की तरह नॉन स्टॉप डंजन्स क्लियर करते हुए स्पेंड करने वाला है। उसी वक्त रियोजो ने सडनली अपने पॉकेट से कुछ बाहर निकाला और कॉन्फिडेंटली एक्ट आउट करने लगी कि उसके अकॉर्डिंग जियोमा पूरी समर क्या करेगा। जियोमा के हॉरर के लिए उसने रिवील किया कि वो पूरे टाइम एक साशिमी नाइफ कैरी कर रही थी, वाइल ड्रामेटिकली एक ओवर ड्रामेटिक सोर्ड्समैन की तरह पोज मार रही थी जो हर चीज को कट डाउन करने का ऑब्सेशन रखता हो। सिचुएशन का शेयर क्रिंज इंस्टेंटली जियोमा को हिट कर गया और उसने क्वेश्चन किया कि वो फर्स्ट प्लेस में वो थिंग कैरी क्यों कर रही है। रियोजो ने कैजुअली रिप्लाई किया कि जियोमा खुद भी वैसे नॉर्मल से काफी फार है। ये सुनते ही जियोमा को अनएक्सपेक्टेडली आल्टर की वार्निंग याद आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली गई की मॉन्स्टर्स अक्सर खुद को ऑर्डिनरी बिलीव करते हैं। एक सेकंड थिंक करने के बाद जियोमा ने क्वाइटली रियोजो से पूछा क्या वो जेन्युइनली बिलीव करती है कि वो अब नॉर्मल है। विदाउट हेजिटेशन उसने इमीडिएटली कंप्लीटली कंफर्म कर दिया। क्लोई भी इंस्टेंटली अग्री कर गई, पॉइंट आउट करते हुए कि एकेडमी का प्रीटी मच हर स्टूडेंट ऑलरेडी जानता है कि जियोमा अब बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं रहा। दोनों को इतनी नेचुरली ये बोलते सुनकर ऑनेस्टली जियोमा थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगा। उसी ही टाइम अल्टायर की वार्निंग उसके माइंड में वंस अगेन एको हुई, उसे बोलते हुए कि मॉन्स्टर मत बनना। उन थॉट्स से शिफ्ट होने की कोशिश करते हुए जियोमा ने कैजुअली मेंशन किया कि शायद ब्रेक के दौरान उसे सिंपली रेस्ट करना चाहिए इंस्टेड। जैसे ही रियोजो ने ये सुना, उसने इमीडिएटली करेज गैदर करने की कोशिश की ताकि वो सजेस्ट कर सके कि समर ब्रेक के दौरान एकेडमी में उसके साथ स्टे करे। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए टाइमिंग और वर्स नहीं हो सकती थी। वो प्रॉपरली बोल भी नहीं पाई थी कि सडनली टीचर ने पूरी क्लास पर शाउट किया कि सब इमीडिएटली सिट डाउन करें। रियोजो इंस्टेंटली इरिटेट हो गई अपना मोमेंट रूइन होने पर, वाइल क्लोई क्विकली खुद दोबारा स्कोर्ड होने से पहले अपनी सीट की तरफ भाग गई। क्लासरूम के फ्रंट पर सीगफ्रीड क्वाइटली इंस्ट्रक्टर ली वॉनबिन के बिसाइड स्टैंड कर रहा था, वाइल इंस्ट्रक्टर लाउडली समर ब्रेक का स्टार्ट अनाउंस कर रहा था। इवन दो सब क्लियरली एक्साइटेड थे, उसने फिर भी स्टूडेंट्स को रिमाइंड किया कि कैंपस ग्राउंड्स के बाहर भी वो ह्वाकीन एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं। ब्रेक के दौरान उनका बिहेवियर डायरेक्टली एकेडमी की रेपुटेशन अफेक्ट करेगा, इसलिए उन्हें केयरफुल और डिसिप्लिन रहना होगा। स्टूडेंट्स लाउडली यूनिसन में रिस्पॉन्ड करने लगे, वाइल बेयरली अपनी एक्साइटमेंट हाइड कर पा रहे थे। वो रिएक्शन देखकर ली वॉनबिन ऑकवर्डली रिमार्क करने लगा कि ऑब्वियसली सब ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बिफोर साइड में होते हुए सीगफ्रीड को पोडियम लेने दिया। जैसे ही सोर्ड एम्परर फॉरवर्ड स्टेप हुआ, स्टूडेंट्स इंस्टेंटली नर्वस हो गए, फुली एक्सपेक्ट करते हुए कि कोई पेनफुली लॉन्ग लेक्चर पूरा मूड रुइन कर देगा। इंस्टेड सीगफ्रीड ने बस एक बार अपना थ्रोट क्लियर किया बिफोर कामली डिक्लेयर करते हुए कि सिर्फ क्लूलेस ओल्ड फूल्स ही जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। फिर उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टूडेंट्स को बोला कि नेक्स्ट सेमेस्टर में वो उनकी ग्रोथ देखने की होप करता है और इमीडिएटली स्पीच एंड कर दी। जैसे ही क्लास को रियलाइज हुआ कि बस इतनी ही स्पीच थी, पूरा क्लासरूम चीयर्स में एक्सप्लोड हो गया और समर ब्रेक का एक्साइटमेंट इंस्टेंटली पीक पर पहुंच गया। लेक्चर फाइनली एंड होने के बाद और स्टूडेंट्स वन बाय वन लीव करने लगे, क्लोई पोलाइटली जियोमा की तरफ बाव हुई और उसे गुड समर वेकेशन विश किया। जियोमा ने क्वाइटली जेस्चर रिटर्न किया और क्लोई हैप्पीली उसका थैंक्स करके लीव करने प्रिपेयर हुई। उसी वक्त जियोमा ने हॉल के एंट्रेंस के नियर नॉक्स को स्टैंडिंग नोटिस किया। फेंट स्माइल के साथ नॉक्स ने क्लोई को बोला कि वो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ देखने के लिए एक्साइटेड है और उसे प्लेजेंट ब्रेक विश किया। नॉक्स जैसे इंसान से प्रेज सुनते ही क्लोई इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गई और वो एनर्जेटिकली सबको गुड बाय वेव करते हुए क्विकली भाग गई। उसी टाइम रियोजो ने सडनली नियर बाय स्टैंडिंग सीगफ्रीड को नोटिस किया। जियोमा ने क्वाइटली उसे बोला कि अब उसे भी हेड ऑफ करना चाहिए। रियोजो ने कुछ मोमेंट साइलेंटली उसे स्टेयर किया बिफोर फाइनली लेक्चर हॉल लीव कर दिया। जब बाकी सब चले गए, सीगफ्रीड ने कामली जियोमा से पूछा क्या उसके समर ब्रेक के लिए कोई प्लान्स हैं। जियोमा ने एडमिट किया कि ओरिजिनली उसका इंटेंशन एकेडमी में स्टे करके खुद ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का था। ये सुन के सीगफ्रीड क्वाइटली रिमार्क
करने लगा कि प्रोबेबली जियोमा ऑलरेडी वो सब एग्जॉस्ट कर चुका है जो वो अलोन अकॉम्प्लिश कर सकता था। जियोमा साइलेंट रहा और सिर्फ वो रिएक्शन ही सिगफ्रीड की असम्पशन कंफर्म करने के लिए इनफ था। उसके बाद सिगफ्रीड ने कैजुअली सजेस्ट किया कि जियोमा इंस्टेड उसके साथ चले। क्यूरियस होकर जियोमा ने पूछा कि एग्जैक्टली वो कहाँ की बात कर रहा है और फाइनली सिगफ्रीड ने डेस्टिनेशन रिवील किया, निबुलोंग फैमिली। नेक्स्ट डे समर ब्रेक ऑफिशियली बिगिन होने के बाद रियोजो एकेडमी ग्राउंड्स के थ्रू हरी कर रही थी, वाइल टाइम चेक करके रियलाइज कर रही थी कि ऑलरेडी मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं। वो एक्साइटेडली क्लब रूम में एंटर हुई, एक्सपेक्टिंग कि जियोमा वहां होगा, लेकिन रूम कंप्लीटली एम्प्टी था। ये सोचकर कि शायद वो कहीं और हो, उसने क्विकली लेक्चर हॉल्स भी चेक किए, फिर भी उसका कहीं कोई साइन नहीं मिला। इवेंचुअली रियोजो आउटसाइड एक बेंच पर अकेली बैठी हुई खुद से क्वाइटली कंप्लेन करने लगी कि वो कहीं भी नहीं मिल रहा। उसे क्लियरली याद था कि जियोमा ने मेंशन किया था कि वो ब्रेक के दौरान एकेडमी में ही स्टे करने वाला है और एग्जैक्टली इसी वजह से उसने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए थे और जापान होम रिटर्न न करने का डिसीजन लिया था। उसे कांटेक्ट करने की कोशिश में उसने जियोमा को एक मैसेज सेंड किया आस्किंग क्या वो अब तक अवेक हुआ है, लेकिन मैसेज प्रॉपर्ली सेंड भी नहीं हुआ। वेट करते हुए उसे सडनली याद आया कि रिसेंटली वो उसके कितना क्लोज लीन हुई थी और इंस्टेंटली दोबारा पूरी एम्बेरेस्ड हो गई। ऊपर से वो अब तक उसका प्रॉपर्ली थैंक्स भी नहीं कर पाई थी जो कुछ उसने उसके लिए किया था। कुछ टाइम खुद से स्ट्रगल करने के बाद रियोजो ने फाइनली इनफ करेज गैदर की और मेल डॉर्मेटरी की तरफ हेड करने लगी। इवन देन हॉल्स के थ्रू वॉक करते वक्त वो इनक्रेडिबली नर्वस लग रही थी। इवेंचुअली वो डायरेक्टली जियोमा के रूम के फ्रंट में स्टॉप हुई। उसका फेस एम्बेरसमेंट से बर्न कर रहा था और वो इमीडिएटली इंटरनली जियोमा को ब्लेम करने लगी मैसेजेस रिप्लाई न करने के लिए। ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ रियोजो स्लोली डोर की तरफ रीच करने लगी, नॉक करने प्रिपेयर करते हुए, लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड पर उसने खुद को स्टॉप कर दिया। क्वाइटली टर्न अवे होते हुए वो खुद को कन्विंस करने लगी कि जियोमा प्रोबेबली बस एग्जॉस्टेड होगा आफ्टर रिसेंटली जो कुछ भी हुआ। फेस्टिवल के बाद से उसने बेयरली कोई प्रॉपर रेस्ट लिया था। बिसाइड्स वैसे भी समर ब्रेक का सिर्फ फर्स्ट डे था तो नेचुरली प्रोबेबली वो लाइफ में पहली बार प्रॉपरली स्लीप इन करना चाहता होगा। रियोजो सॉफ्टली खुद से मटर करने लगी कि वो वेट कर सकती है, आफ्टर ऑल उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम था। मीनवाइल जियोमा ऑलरेडी बस के अंदर बैठा था जो एकेडमी ग्राउंड्स के ठीक बाहर पार्क्ड थी, जबकि बाकी पैसेंजर्स कैजुअली आसपास चैट कर रहे थे। जियोमा क्वाइट रहा और अपने थॉट्स में खोया हुआ था। स्ट्रेंजली इनफ हाल ही में उसने जो कुछ सर्वाइव किया था उसके बावजूद अब्रॉड जाने का आइडिया अब भी उसे नर्वस कर रहा था। उसके थॉट्स वापस ड्रिफ्ट हुए उस कॉन्वर्सेशन की तरफ जो उसने पिछले दिन सिगफ्रीड के साथ की थी। शुरुआत में जियोमा जेन्युइनली सरप्राइज्ड दिखा जब उसने सुना कि सोर्ड एम्परर चाहता है कि वो उसके साथ निबुलोंग फैमिली टेरिटरी वापस चले। सिगफ्रीड ने समझाया कि चूंकि जियोमा डेस्टिन्ड है उसे समडे सक्सीड करने के लिए, अब फाइनली टाइम आ गया है उसे प्रॉपर्ली सिखाने का। उसके अकॉर्डिंग जियोमा इस ट्रिप को ट्रांजिशनल ट्रेनिंग की तरह सोच सकता है। हालांकि इस इन्विटेशन के पीछे एक और भी इंपॉर्टेंट रीजन था। हालांकि उनके पास क्लैडी की एग्जीक्यूशन जस्टिफाई करने के लिए इनफ एविडेंस था, काउंसिल ऑफ एल्डर्स इवेंचुअली डिस्कवर कर लेगी कि जियोमा इंसिडेंट में इन्वॉल्व था। समर ब्रेक के दौरान जब एकेडमी में कम लोग होंगे, एनिमीज के लिए उसके खिलाफ मूव करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। इवन दो ऑडिटर्स हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे इंफॉर्मेशन सप्रेस करने की, सिगफ्रीड ने एडमिट किया कि ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है जब तक ट्रूथ पूरी तरह लीक न हो जाए। रूमर्स को पूरी तरह स्टॉप करना इम्पॉसिबल था, इसलिए जियोमा के लिए सेफेस्ट ऑप्शन था टेम्पररी डिसअपियर हो जाना किसी ऐसी जगह जहां एल्डर्स आसानी से रीच न कर सकें। वो जगह थी निबुलोंग फैमिली डोमेन। जियोमा ने इमीडिएटली समझ लिया कि वो टेरिटरी कितनी अब्सर्डली सिक्योर थी। निबुलोंग फैमिली ने 700 साल से ज्यादा समय तक हीरोज को प्रोटेक्ट किया था और उसे फर्स्ट सोर्ड खुद एरन निबुलोंग का बर्थ प्लेस भी माना जाता था। गेम में जियोमा ने सिर्फ ब्रीफली कैसल सिगर्डर देखा था, फिर भी उस ग्लिम्स से ही वो एक छोटे इंडिपेंडेंट नेशन जैसा फील हुआ था, न कि सिंपल फैमिली एस्टेट। उस टेरिटरी के अंदर सोर्ड एम्परर की अथॉरिटी प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट लॉ की तरह फंक्शन करती थी। सिर्फ कोई कंप्लीट लूनेटिक ही ऐसी जगह इन्वेड करने का सोच सकता था। सब कुछ सोचने के बाद जियोमा ने रियलाइज किया कि सिगफ्रीड सही था। समर के दौरान वहां हाइड होना सबसे स्मार्ट डिसीजन था, इसलिए उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सिगफ्रीड ने फिर प्रिपेयर किया लीव करने के लिए और एडवाइस किया कि जियोमा अगले दिन अकेले डिपार्ट करे और तब तक किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूडिंग फोन अवॉइड करे जब तक वो सेफली निबुलोंग टेरिटरी पहुंच न जाए। क्यूरियस होकर जियोमा ने पूछा कि वो अकेले वहां तक नेविगेट कैसे करेगा। सिगफ्रीड ने कैजुअली रिएश्योर किया कि जब टाइम आएगा एक गाइड अपीयर हो जाएगी। प्रेजेंट में वापस जियोमा अचानक अपने थॉट से स्नैप आउट हुआ जब उसने सुना कि कई स्टूडेंट्स लाउडली उसकी प्रेजेंस पर रिएक्ट कर रहे थे बस के अंदर। उन्होंने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो फेस्टिवल का ब्लैक हेयर्ड फाइटर है जिसने आयरन लेग से बैटल की थी। कुछ लोग एक्साइटेडली उसे सशीमी सोर्ड सेंट कहने लगे, जबकि दूसरों ने ओपनली एडमिट किया कि वो वीडियोस में दिखने से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मीनवाइल जियोमा वहां बैठा सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट से मर रहा था क्योंकि वो हर सिंगल वर्ड सुन पा रहा था। कुछ गर्ल्स ने जल्दी डिसाइड किया कि उन्हें चांस रहते उससे अप्रोच करना चाहिए क्योंकि कोई ऐसा इंसान फ्यूचर में ऑफ इनक्रेडिबली वैल्यूएबल मैरिज कैंडिडेट बन सकता है। ये सुनकर जियोमा ने इंटरनली उस आइडिया को और भी ज्यादा रिजेक्ट कर दिया और साइलेंटली सोचा कि उसका एब्सोल्युटली कोई इंटेंशन नहीं है किसी रैंडम रिच गर्ल से नोबल पॉन्ड में शादी करने का। राइट देन बस के अंदर अटेंशन अचानक शिफ्ट हुई एक और पैसेंजर की तरफ जो डोर से एंटर कर रही थी। मेल स्टूडेंट्स इंस्टेंटली फ्रीक आउट करने लगे जब उन्होंने देखा कि एक स्टनिंग ब्लॉन्ड
ब्लॉन्ड गर्ल बस में बोर्ड कर रही है। जैसे ही नियर बाय गर्ल्स में से एक ने जियोमा को अप्रोच करने की हिम्मत गैदर की, मिस्टीरियस ब्लॉन्ड कामली उसके पास वॉक करके डायरेक्टली उसके बिसाइड बैठ गई। जियोमा जेन्युइनली सरप्राइज दिखा जब उसने उसे रिकॉग्नाइज किया। वो एबल थी, कैजुअली अपनी लेग्स क्रॉस करते हुए। एंड आफ्टर ही एबल ने इमीडिएटली क्वेश्चन किया कि वो उसे ऐसे क्यों स्टेयर कर रहा है। जियोमा ने क्विकली पूछा कि वो वहां फर्स्ट प्लेस में क्यों है। ये सुनते ही एबल इंस्टेंटली फ्लस्टर्ड हो गई, क्योंकि उसने अस्यूम किया था कि सीगफ्रीड पहले ही सब एक्सप्लेन कर चुका होगा। एक सेकंड बाद जियोमा को फाइनली याद आया कि सीगफ्रीड ने मेंशन किया था कि जब टाइम आएगा कोई उसे गाइड करेगा। उन वर्ड्स का मीनिंग रियलाइज करते हुए जियोमा ने एडमिट किया कि सीगफ्रीड ने सच में ये मेंशन किया था। एबल ने एक छोटा साई ऑफ रिलीफ लिया और कंप्लेन किया कि जियोमा ने ऑलमोस्ट उसे पैनिक करवा दिया था। फिर एक फेंट स्माइल के साथ उसने कैजुअली मेंशन किया कि अब से वो सब कुछ उस पर छोड़ सकता है। जियोमा ने क्वाइटली रियलाइज किया कि उसकी प्रेजेंस पूरी तरह सेंस बनाती है, क्योंकि वो नेचुरली निबुलोंग टेरिटरी में रहती थी। जैसे ही बस फाइनली मूव करने लगी, बाकी स्टूडेंट्स लगातार उनकी तरफ ग्लांस करते रहे, वाइल डेस्परेटली ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हुए कि जियोमा और एबल के बीच किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मीनवाइल एबल क्वाइटली अपने थॉट्स में खो गई। ये पहली बार था जब वो और जियोमा कैंप इंसिडेंट के बाद अकेले साथ थे और उनके बीच का एटमॉस्फेयर स्ट्रेंजली ऑकवर्ड फील हो रहा था। कुछ देर बाद एबल ने नोटिस किया कि जियोमा इंटेंशनली उसकी तरफ देखने से बच रहा था। ये चीज इंस्टेंटली उसे इरिटेट कर गई, बिकॉज उसके अराउंड हर दूसरी गर्ल सरप्राइजिंगली उसके क्लोज आने में कंफर्टेबल लगती थी। फिर भी जियोमा स्पेसिफिकली उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था ऑन पर्पस। फिर सडनली बस एक स्पीड बम्प पर हिट हुई। अनएक्सपेक्टेड जोल्ट ने एबल को बैडली स्टार्टल कर दिया और ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसकी मोशन सिकनेस किक इन होने लगी। वो अनकंफर्टेबल फीलिंग इंस्टेंटली उसे चाइल्डहुड याद दिला गई। तब जब भी उसे बस में ट्रैवल करना पड़ता था, वो एंडलेसली रोती रहती थी, वाइल इंसिस्ट करती थी कि उसे कहीं नहीं जाना, बिकॉज उसे बहुत इजीली कारसिक हो जाता था। उसके फादर हमेशा पेशेंटली उसके बिसाइड क्राउच डाउन होते और जेंटली उसे कंफर्ट करते इंस्टेड ऑफ फोर्स करने के। एक दिन उन्होंने उसे एक स्पेशल स्टिकर दिया और एक्सप्लेन किया कि अगर वो उसे नेक के पीछे स्टिक करेगी तो सिकनेस डिसअपियर हो जाएगी। मेमोरी विविडली एबल के माइंड में प्ले होने लगी एज उसे याद आया कि वो स्टिकर खुद पर प्लेस कर रही थी, वाइल उसके फादर वार्मली स्माइल करके बोल रहे थे कि अब घर वापस चलने का टाइम हो गया है। वो मेमोरी अब और ज्यादा हर्ट कर रही थी, बिकॉज उसके पेरेंट्स को लूज किए ऑलमोस्ट 10 years ऑलरेडी पास हो चुके थे। उसी टाइम सीगफ्रीड ने भी अपना ओन चाइल्ड लूज किया था। होम के बारे में सोचना ही एबल को और एम्प्टी और डिप्रेस्ड फील करा रहा था। उसी वक्त जियोमा की वॉइस ने सडनली उसे रियलिटी में पुल बैक कर दिया। ज्यादा कुछ बोले बिना उसने क्वाइटली उसकी तरफ एक मोशन सिकनेस स्टिकर होल्ड आउट किया। एबल कुछ सेकंड्स तक उसे स्टेयर करती रही, वाइल उसके फादर की मेमोरीज वंस अगेन उसके हेड में रिसर्फेस होने लगी। फिर जियोमा ने कैजुअली पूछा क्या उसे अब भी याद है कैसे यूज करना है। क्विकली अपनी इमोशंस हाइड करते हुए एबल ने इमीडिएटली स्टिकर अपनी नेक के पीछे प्लेस कर दिया बिफोर सॉफ्टली उसका थैंक्स किया। फाइनली जब वो कोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराइव हुए, जियोमा और एबल बाकी पैसेंजर्स के साथ अपना लगेज कैरी करते हुए बस से उतर गए। एबल टायर्डली अपनी आईज रब करने लगी और ऑकवर्डली राइड के दौरान सो जाने के लिए अपोलोजाइज किया। मीनवाइल जियोमा क्वाइटली खुद से सोच रहा था कि टेक्निकली वो उसकी गाइड एक्ट करने वाली थी, फिर भी समहाउ पूरे ट्रिप में वही स्लैक ऑफ करती रही। फिर उसे याद आया कैसे मोशन सिकनेस पैच लगाते ही वो इंस्टेंटली पास आउट हो गई थी। थैंकफुली उसकी डिग्निटी के लिए जियोमा ने मेंशन न करने का डिसीजन लिया कि वो स्लीप के दौरान ड्रूल भी कर रही थी। अपना कंपोजर रिगेन करने की कोशिश में एबल ने क्विकली सनग्लासेस पहन लिए, वाइल कैजुअली क्लेम करते हुए कि वो डेफिनेटली डिस्गाइज इसलिए नहीं कर रही बिकॉज उसे दोनों के बारे में रूमर्स स्प्रेड होने का फियर है। उसके अकॉर्डिंग एयरपोर्ट्स अननेसेसरी आइज और पपराजी से फुल होते हैं, तो लोगों को गॉसिप करने का एक्स्ट्रा मटेरियल देने का कोई रीजन नहीं था। जियोमा उसकी लॉजिक से स्लाइटली कंफ्यूज्ड लगने लगा, सिंस टेक्निकली उनमें से कोई एक्चुअल सेलिब्रिटी नहीं था, लेकिन एबल इंसिस्ट करती रही कि लोग वैसे भी कॉन्स्टेंटली उसे फॉलो करते रहते हैं और प्रोबेबली अब जियोमा भी सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए, जियोमा इंस्टिंक्टिवली एक मोमेंट के लिए स्लो हो गया वाइल प्लेस के मैसिव स्केल को ऑब्जर्व कर रहा था। मीनवाइल एबल क्वाइटली नर्वस हो रही थी कि शायद सनग्लासेस के बावजूद कोई उसे रिकॉग्नाइज कर ले। उसी वक्त सेवरल रिपोर्टर्स सडनली उनकी डायरेक्शन में पॉइंट करने लगे। एबल इमीडिएटली पैनिक हो गई और अस्यूम कर लिया कि वो उसके लिए आ रहे हैं। उसके कंप्लीट शॉक के लिए रिपोर्टर्स बिना हेजिटेशन के उसके पास से डायरेक्टली पास कर गए और इंस्टेंटली जियोमा को सराउंड कर लिया। कैमरास और माइक्रोफोन्स प्रैक्टिकली उसके अराउंड एक्सप्लोड हो गए एज रिपोर्टर्स एंडलेस क्वेश्चंस एक साथ बॉम्बार्ड करने लगे। एबल कंप्लीटली स्टंड वहां खड़ी रह गई बिकॉज उनमें से एक भी इंसान उसकी एग्जिस्टेंस में रिमोटली इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। रिपोर्टर्स रैपिडली जियोमा से क्वेश्चन करने लगे कि वो आज एयरपोर्ट क्यों विजिट कर रहा है, वाइल पॉइंट आउट करते हुए कि करंटली पूरी ग्लोबल हीरो कम्युनिटी की आईज उस पर फिक्स्ड हैं। जियोमा ने क्विकली रियलाइज किया कि समहाउ मीडिया ऑलरेडी डिस्कवर कर चुकी है कि वो आज ट्रैवल करने वाला है। रिपोर्टर्स की एग्रेसिव बिहेवियर देखकर क्लियरली लग रहा था कि जब तक वो कोई आंसर नहीं देगा वो लोग लीव करने वाले नहीं हैं। उसी टाइम जियोमा जानता था कि वो एब्सोल्युटली रिवील नहीं कर सकता कि समर ब्रेक के लिए वो एक्चुअली कहां जा रहा है। निबुलोंग टेरिटरी कंप्लीटली सीक्रेट रहनी चाहिए थी। मीनवाइल एबल नर्वसली सिचुएशन को स्पाइरल होते देख रही थी, वाइल रिपोर्टर्स इम्पेशेंटली जियोमा के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद जियोमा ने कामली उन्हें एक कंप्लीटली फॉल्स डेस्टिनेशन दिया और ब्लंटली क्लेम किया
कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल कर रहा है। इंस्टेड एयरपोर्ट एक मोमेंट के लिए सडनली डेड साइलेंट हो गया। फिर रिपोर्टर्स इंस्टेंटली और ज्यादा एक्साइटमेंट में एक्सप्लोड हो गए, पूछने लगे क्या जियोमा का नेक्स्ट ओपोनेंट ऑल म्यूट होने वाला है। सिचुएशन और ज्यादा कंप्लीट मैडनेस में स्पाइरल करती उससे पहले ही एबल ने इमीडिएटली जियोमा का हैंड ग्रैब किया और फोर्सफुली उसे रिपोर्टर्स से ड्रैग करके दूर ले गई बिफोर वो फॉरएवर के लिए वहीं ट्रैप हो जाते। मीनवाइल अकेडमी में बैक पर रियोजो अकेली बैठी हुई एक यूट्यूब वीडियो वॉच कर रही थी जो जियोमा की सपोजिडली यूनाइटेड स्टेट्स ट्रिप कवर कर रहा था। जैसे ही उसने ये न्यूज सुनी उसका मूड इंस्टेंटली क्रैश हो गया। वो जेन्युइनली पिस्ड हो गई आफ्टर रियलाइजिंग कि अपेरेंटली जियोमा बिना उससे कुछ बताए ही लीव कर गया। जो चीज उसे और वर्स फील करा रही थी वो ये फैक्ट था कि उसने ऑलरेडी ब्रेक के दौरान जापान रिटर्न करने के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए थे बिकॉज उसे लगा था जियोमा अकेडमी में स्टे करेगा और अब वो वहां कंप्लीटली अकेली स्टक थी वाइल जियोमा बिना एक वर्ड बोले ओवरसीज डिसअपियर हो चुका था। सीन शिफ्ट हुआ लेटर जब जियोमा स्विट्जरलैंड पहुंचा और क्लियर हो गया कि उसने पहले पपरात्सी को पूरी तरह बेवकूफ बनाया था। एयरपोर्ट से गुजरते वक्त उसका अटेंशन एबल पर चला गया जो अचानक अपने बालों से कैजुअली खेलते हुए दर्द से चिल्लाई। उसे स्ट्रगल करते देखकर जियोमा के दिमाग में सीधा ये आया कि अगर वो लोग प्राइवेट जेट ले लेते तो ये सारा झंझट ही नहीं होता, सब कुछ काफी इजी होता। एबल ने तुरंत उसे घूरते हुए पकड़ लिया और उस पर स्नैप करते हुए पूछा कि वो क्या देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखती है उसे अपना ही एक मैसिव पोस्टर नजर आता है। जियोमा ने ओपनली उसको एडमायर किया बोलते हुए कि ये काफी इंप्रेसिव है, लेकिन उससे सिचुएशन और खराब हो गई। एबल तुरंत अपना कंपोजर खो बैठी, उसका फेस लाल हो गया और वो एम्बैरेसमेंट में चिल्लाने लगी। क्लियरली सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसका रिएक्शन देखकर जियोमा ने अंदर ही अंदर सोचा कि इतना फेमस बांडा इकोनॉमी में कैजुअली ट्रैवल कर रहा है, ये थोड़ा अजीब है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी प्रेस्टिजियस फैमिली का लाइफस्टाइल काफी लग्जूरियस होगा, लेकिन क्लियरली वो लोग उतना फ्लैशी नहीं जीते जितना उसने इमेजिन किया था। एयरपोर्ट से निकलते ही सीनरी ड्रामेटिक तरीके से चेंज हो गई और दूर तक फैली हुई स्नो कवर्ड माउंटेन्स नजर आने लगी। जियोमा एक मोमेंट के लिए रुक गया, जेन्युइनली उस ब्रेथ टेकिंग व्यू से इंप्रेस हो गया। तभी एबल एक्साइटमेंट में चिल्लाई। अपने ग्रैंडफादर को नियर बाय खड़ा देखकर सीगफ्रीड ने कामली उसे ग्रीट किया बोलते हुए कि वो भी अभी अभी अपना स्केड्यूल एडजस्ट करके यहाँ पहुंचा है। फिर उसने जियोमा की तरफ देखा और कैजुअली रिमार्क किया कि लड़के ने अपनी फर्स्ट टाइम में काफी अच्छा हैंडल किया लगता है। जियोमा ने कंफर्म किया कि कोई इश्यू नहीं हुआ। एबल जो अभी भी फुल एनर्जी में थी तुरंत पूछ बैठी कि गेन्स कब आ रहा है और सीगफ्रीड ने कैजुअली रिप्लाई दिया कि वो बस आने ही वाला है, उसे डियर कहकर बुलाते हुए। ये एक वर्ड ही काफी था उसे दोबारा एम्बैरस करने के लिए और वो तुरंत प्रोटेस्ट करने लगी बोलते हुए कि वो ऐसा ना बोले। जियोमा ने ये सुनकर कंफ्यूजन में वो वर्ड रिपीट किया जबकि सीगफ्रीड बस हंस पड़ा और एक्सप्लेन किया कि वो उसे बचपन से ऐसे ही बुला रहा है और अब बदलने का कोई रीजन नहीं है। एबल ने आर्ग्यू किया कि वो अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया बोलते हुए कि वो हमेशा उसकी लिटिल डियर ही रहेगी। कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड एबल ने चिल्लाकर उसे रुकने को बोला, क्लियरली एम्बैरसमेंट से मरने वाली थी, जबकि जियोमा चुपचाप पूरा सीन ऑब्जर्व कर रहा था, समझ रहा था कि वो टोटल मेस बन रही है। उसी मोमेंट पर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी और सिक्योरिटी पर्सनल तुरंत बाहर निकले, सराउंडिंग्स को शार्प फोकस से स्कैन करते हुए। सीगफ्रीड का अटेंशन एक पर्टिकुलर लिमोजीन पर गया जहां से एक इम्पोजिंग फिगर बाहर आया। वो बांडा फॉर्मल सूट और फ्लोइंग केप में था और उसकी प्रेजेंस में एक अलग ही अथॉरिटी थी। जियोमा क्यूरियोसिटी से देख रहा था जब वो आदमी सीगफ्रीड के पास आया, रिस्पेक्टफुली बाव किया और दोनों को वेलकम किया। आसपास के गार्ड्स ने तुरंत सल्यूट किया, क्लियरली सीगफ्रीड के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हुए। सीगफ्रीड हल्की सी हंसी के साथ बोला कि ये रिसेप्शन थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट लग रहा है, लेकिन वो आदमी जो गेन्स था कामली बोला कि ये सब नेचुरल है किसी के लिए जिसे ह्यूमैनिटी का हीरो कहा जाता है। फिर उसकी नजर जियोमा पर गई और वो उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन सीगफ्रीड ने तुरंत इंटरप्ट कर दिया बोलते हुए कि वो सब बाद में एक्सप्लेन करेगा और अभी के लिए लड़के की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखे। गेन्स ने तुरंत समझ लिया और लिमोजीन की तरफ जेस्चर करते हुए उन्हें अंदर आने को बोला। जियोमा ने क्वाइटली पूरी इंटरेक्शन ऑब्जर्व की और तुरंत समझ गया कि दोनों के बीच एक सटल पावर डायनामिक चल रहा है। वो आदमी क्लियरली बहुत पावरफुल था, फिर भी सीगफ्रीड के साथ डीप रिस्पेक्ट से बिहेव कर रहा था जो सिचुएशन को और इंटरेस्टिंग बना रहा था। क्यूरियस होकर जियोमा ने फाइनली एबल से पूछा कि वो आदमी कौन है और बिना हेजिटेट किए उसने आंसर दे दिया, वो स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट था। ये एक फैक्ट ही जियोमा को पूरी तरह से शॉक कर गया। बाद में जब लिमोजीन स्मूथली माउंटेन रोड्स पर स्पीड से चल रही थी, एबल ने हल्का सा जियोमा के शोल्डर पर टैप किया और उसे बाहर देखने को बोला। जैसे ही उसने हेड टर्न किया उसकी नजर दूर एक मैसिव स्ट्रक्चर पर पड़ी, कैसल सिगर्ड, जो स्नो के बीच एक कहानी के महल की तरह खड़ा था। उस साइट में एक साइलेंट वेट था और कुछ पल के लिए जियोमा बस चुपचाप उसे देखता रहा। वहां पहुंचने के बाद सीगफ्रीड ने गेन्स सेबेस्टियन को राइड के लिए थैंक किया, लेकिन गेन्स ने कैजुअली उसे डिसमिस कर दिया बोलते हुए कि ये कुछ भी नहीं था और फ्रेश एयर लेने का मौका मिल गया। जैसे ही मोमेंट खत्म होने वाला था, गेन्स अचानक
सीधा जियोमा के पास आया। उसका डिमीनर थोड़ा फॉर्मल हो गया और उसने हाथ बढ़ाकर प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया। जियोमा ने भी वैसे ही रिस्पॉन्ड किया, हैंडशेक करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। गेन्स ने मेंशन किया कि उसने एकेडमी फेस्टिवल का फुटेज देखा है और उससे मिलना उसके लिए ऑनर है। साथ ही बोला कि वो फ्यूचर में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है। सिगफ्रीड बीच में आया, याद दिलाते हुए कि जियोमा अभी यंग है, लेकिन गेन्स बस मुस्कुराया और बोला कि ऐसे टैलेंट नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करता है और वो उससे काफी कैप्टिवेटेड था। इतना कहकर वो पोलाइटली एक्सक्यूज करके वहां से चला गया। लिमोजीन के जाते ही सिगफ्रीड ने जियोमा से उसका इंप्रेशन पूछा। जियोमा ने ऑनेस्टली बोला कि गेन्स इतनी हाई पोजीशन पर होने के बावजूद सरप्राइजिंगली कैजुअल लगा। सिगफ्रीड ने हल्का सा नॉड किया और उस काम एटीट्यूड के पीछे की रियलिटी एक्सप्लेन करने लगा। दुनिया अभी क्लोजली देख रही है कि उसका सक्सेसर कौन बनेगा और जियोमा को अपने घर बुलाना कोई छोटी बात नहीं है। गेन्स जैसे लोग जो लॉजिक को सबसे ऊपर रखते हैं, अगर उनके फायदे में हो तो चुप रहना प्रेफर करते हैं, बिल्कुल दूसरे पावर वाले लोगों की तरह। सिगफ्रीड ने समझाया कि जितना ऊपर जाओगे उतने ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो हर चीज एनालाइज करते हैं, डाउट करते हैं और सिचुएशंस का फायदा उठाते हैं। उसने जियोमा को वार्न किया कि ऐसे फेवर्स को सीधा रिजेक्ट मत करना, लेकिन उनमें ज्यादा डूबना भी मत, वरना पोजीशन वीक हो जाएगी। ये सब कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो धीरे धीरे सीख लेगा और इसीलिए उसे यहाँ लाया गया था। फिर अचानक टोन चेंज करते हुए सिगफ्रीड ने कैजुअली बोला कि चलो खाना खाते हैं, लेकिन जियोमा ने थोड़ा और बाहर रुककर सीनरी एंजॉय करने का डिसाइड किया। एबल ने चुपचाप उसकी तरफ एक नजर डाली और अंदर चली गई और जल्दी ही कासल के मैसिव गेट्स धीरे धीरे बंद हो गए। नेक्स्ट सीन अर्ली मॉर्निंग का था। एग्जैक्टली 5 बजे एक मेड जियोमा के रूम में आई और कर्टन्स खोल दिए। पोलाइटली ग्रीट करते हुए बताया कि सोर्ड एम्परर वेट कर रहे हैं। ये शायल थी, एक मेड जिसका काम डिमीनर होने के बावजूद प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। 6 बजे ब्रेकफास्ट सर्व हुआ। टेबल पर बैठते ही एबल ने नोटिस किया कि जियोमा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है फॉर्मल यूटेंसिल्स यूज करने में और उसने उसका मजाक उड़ाया, बोलते हुए कि उसे नाइफ और फोर्क प्रॉपर्ली यूज करना आदत नहीं है। सिचुएशन आगे बढ़ने से पहले ही बटलर चैरन ने कामली रिमाइंड किया कि खाने के दौरान बात करना अप्रोप्रिएट नहीं है। एबल के पास चुप रहने के अलावा ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसकी नजर अब भी जियोमा पर ही टिकी हुई थी जब वो ऑकवर्डली सिचुएशन हैंडल कर रहा था। 7 बजे तक जियोमा ऑलरेडी बाहर था, एक्स से फायरवुड काट रहा था, पसीना उसके फेस से टपक रहा था जब वो इस एग्जॉस्टिंग रूटीन में लगा हुआ था। 4 दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए हुए और धीरे धीरे वो कैसल सिगर्ड की लाइफ में एडजस्ट हो गया था, लेकिन वो अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग मेड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड बटलर की प्रेजेंस अभी भी थोड़ी वियर्ड लगती थी। थोड़ा ब्रेक लेते हुए उसने अपना फोन चेक किया और हल्की सी साई निकाली, रियलाइज करते हुए कि यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। वैसे भी कोई खास बांदा नहीं था जिससे उसे कांटेक्ट करना हो। जो चीज उसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी वो ये थी कि इतनी मैसिव एस्टेट सिर्फ 2 सर्वेंट्स मैनेज कर रहे थे। इससे उसे समझ आया कि एबल अपने बैकग्राउंड के बावजूद इतनी मॉडेस्ट लाइफ क्यों जीती है। सोर्ड एम्परर को क्लियरली अननेसेसरी लग्जरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए जियोमा खुद यहाँ मैन्युअली लकड़ी काट रहा था इंस्टेड ऑफ कोई इजी शॉर्टकट यूज करने के। फिर भी फ्रेश एयर और स्टनिंग व्यू के बीच वो अजीब तरह से सेटिस्फाइड फील कर रहा था। जो पार्ट उसे सबसे ज्यादा पसंद नहीं था वो बाद में आता था। शाम के 4 बजे वो लोग अपनी डेली मेडिटेशन रूटीन में एंटर करते थे। सिगफ्रीड ने एक्सप्लेन किया कि जियोमा के ब्लेसिंग का फाउंडेशन ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन उसकी रॉ और प्राइमल नेचर इतनी डेंजरस है कि उसकी पावर को बस ऐसे ही बढ़ाना रिस्की होगा। अगला स्टेप ग्रोथ नहीं कंट्रोल था, खुद को समझना, अपने ही माइंड का सामना करके। ये सुनते ही जियोमा का बॉडी हल्का सा ट्रेंबल हुआ। वो समझ रहा था कि जो सिखाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे प्रोसेस कितना भी एग्जॉस्टिंग और बोरिंग क्यों ना हो। इतनी दूर ट्रैवल करके सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करना उसे एकदम पेन लग रहा था और उसके लेग्स में दर्द शुरू होते ही वो अंदर ही अंदर कंप्लेन करने लगा। लेकिन सिगफ्रीड ने तुरंत उसकी डिस्कम्फर्ट को डिसमिस कर दिया, याद दिलाते हुए कि वो अभी यंग है और उसे इंड्योर करना चाहिए। तभी एक नॉक ने मोमेंट को इंटरप्ट कर दिया। जियोमा ने तुरंत पहचान लिया कि ये छारॉन है। बटलर अंदर आया और क्वाइटली सिगफ्रीड को इन्फॉर्म किया कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो पास आया और धीरे से डिटेल्स विस्पर की और एक सेकंड के लिए सिगफ्रीड का कंपोजर टूट गया जब उसने शार्प रिएक्शन दिया और किसी को क्रेजी बास्टर्ड कह दिया। चारों ने तुरंत उसे याद दिलाया कि जियोमा वहां प्रेजेंट है, जिस पर सिगफ्रीड ने कंट्रोल वापस पाया और अपने आउटबर्स्ट के लिए अपोलोजाइज किया। जियोमा वहां खड़ा थोड़ा कंफ्यूज था, सोच रहा था कि क्या ये मैटर स्टार जेनेसिस से रिलेटेड है। सिगफ्रीड ने कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया, वो बस खड़ा हुआ और अनाउंस किया कि उसे जाना पड़ेगा, बोलते हुए कि शायद वो डिनर के अराउंड या उसके बाद वापस आएगा और उन्हें बिना उसके खाना खा लेने को बोला। बाद में अपने रूम के अंदर जियोमा फ्रस्ट्रेशन में लेट गया, धीरे धीरे खुद से ग्रम्बल करता हुआ। जब डिसअपॉइंटमेंट सेटल होने लगी, वो इतनी दूर आया था एक्सपेक्टिंग इंटेंस ब्रूटल ट्रेनिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव, कुछ ऐसा जिसमें रियल कॉम्बैट हो, डंजन क्लियरिंग हो या कम से कम फिजिकल हार्डशिप हो जो उसे लिमिट तक पुश करे। लेकिन जो उसे मिला वो था मेडिटेशन, साइलेंस और डिसिप्लिन। ये सब उसके इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। एक मोमेंट के लिए उसने खुद पर ही डाउट किया, रियलाइज करते हुए कि वो इतना कैओस और डेंजर का आदी हो चुका है कि अब पीस उसे बोरिंग लगने लगा है। ये थॉट ही उसे रोक गया और वो सोचने लगा
कि क्या वो बिना नोटिस किए थोड़ा सा पागल हो गया है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक अलग आइडिया आया, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में थे, पास ही एक सर्टेन डंजन था जिसमें एंटर करने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होते थे और जहां से एक्सट्रीमली रेयर रिवॉर्ड्स मिलते थे। ये थॉट आते ही उसका फोकस सब कुछ छोड़कर उस पर शिफ्ट हो गया, लेकिन वो उसे प्रॉपरली सोच भी नहीं पाया था कि तभी दरवाजे पर 3 नॉक्स सुनाई दिए। जियोमा ने तुरंत पैटर्न पहचान लिया, मतलब शायद ये मानकर कि डिनर का टाइम हो गया है, वो उठकर डोर की तरफ गया और बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया। लेकिन मेड की जगह वहां एबल खड़ी थी। वो थोड़ी फ्लश्ड लग रही थी, क्लियरली नर्वस, और अपने बैग के पीछे कुछ छुपा रही थी। जियोमा ने सरप्राइज में ब्लिंक किया, धीरे से उसका नाम बोलते हुए सिचुएशन समझने की कोशिश की। एबल एक सेकंड के लिए हेजिटेट हुई। आप फिर सॉफ्टली पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। कुछ मिनट पहले एबल अपने रूम के मिरर के सामने खड़ी थी, अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हुए। जियोमा को कासल सिगर्ड में आए 4 दिन हो चुके थे और उसे रोज देखने के बावजूद वो उससे प्रॉपरली बात ही नहीं कर पाई थी। हर अटेम्प्ट मील्स के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से कट हो जाता था, स्पेशली जब छैरन बार बार उसे चुप रहने को बोलता था और सीगफ्रीड बिना किसी एक्सेप्शन के डिसिप्लिन एनफोर्स करता था। उसके थॉट्स उसके चाइल्डहुड की एक मेमोरी की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। उसे याद आया जब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग करती थी और वो उसे कहते थे कि अपना पार्टनर हमेशा केयरफुली चूज करना, कभी अपनी लाइफ किसी ऐसे इंसान को मत देना जो उससे वीक हो। तब उसने इनोसेंट हंसी के साथ बोला था कि उसका ग्रैंडफादर दुनिया का सबसे स्ट्रांग है और कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता। उसने बस उसकी चाइल्डिश कॉन्फिडेंस पर हल्की सी हंसी की थी। अब प्रेजेंट में वापस आकर वो धीरे से मटर कर रही थी, रियलाइज करते हुए कि वो ये लेसन कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। फिर उसे एक रीसेंट बात याद आई। कुछ दिन पहले ही सिगफ्रीड ने उसे दोबारा कहा था कि सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं होती किसी को चूज करने के लिए। उसने एक्सप्लेन किया था कि पर्सनैलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और वार्न किया था कि जो बिना हेजिटेशन हेल्प ऑफर करे वो कभी कभी उससे ज्यादा डेंजरस हो सकता है जो सीधा सोर्ड लेकर सामने आए। जो लोग बिना अल्टीरियर मोटिव के एक्ट करते हैं उन्हें समझना सबसे मुश्किल होता है और इसीलिए उनसे गार्ड करना भी सबसे टफ होता है। तब एबल पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो वर्ड्स उसके दिमाग में अटक गए थे। वो उनकी एडवाइस अच्छे से जानती थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो उसे डिस्टर्ब कर रही थी। सिर्फ जियोमा के साथ सेम कैसल में रहना ही उसे अजीब तरह से रेस्टलेस और एक्साइटेड फील करवा रहा था। ये चाइल्डिश लग रहा था, इसी वजह से वो खुद पर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो हमेशा उसके साथ काइंड रहा था और समहाउ उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। उसकी नजर धीरे से उस कोट पर गई जो जियोमा ने उसे एवलॉन आइलैंड पर दिया था। वो क्वाइटली सोचने लगी कि क्या उसे वापस कर देना चाहिए, लेकिन तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, बोलते हुए कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक शाइल की आवाज आई जिसने उसे इतना डरा दिया कि वो लगभग उछल पड़ी। मेड ने कामली बताया कि सिगफ्रीड किसी अर्जेंट काम की वजह से निकल गए हैं और लेट वापस आएंगे। एबल ने कंफ्यूजन में फ्राउन किया, पूछते हुए कि उसे ये सब क्यों बताया जा रहा है। शाइल ने बस इतना कहा कि उसके एक्सप्रेशन से क्लियर था कि वो जाना चाहती थी। कुछ पल के लिए रूम में साइलेंस छा गया, फिर अचानक एबल मूव कर गई। बिना कुछ और बोले वो अपने रूम से बाहर भागी, जैसे उसने फाइनली किसी चीज पर डिसीजन ले लिया हो। उसे जाते हुए देखकर शाइल ने हल्की सी स्माइल दी, धीरे से अपने आप से नोट करते हुए कि एबल को फाइनली थोड़ा रोमांस का चांस मिल गया है। मीनवाइल एबल जियोमा के डोर के बाहर खड़ी थी, थोड़ी हेजिटेंट, चुपके से डोर को देखते हुए। उसके थॉट्स पूरी तरह उलझे हुए थे, एक साइड आगे बढ़ने का, दूसरी साइड वापस मुड़ जाने का। उसने सोचा कि शायद गिव अप करके अपने रूम में वापस चली जाए, लेकिन ऐसे मोमेंट्स रेयर होते हैं, स्पेशली जब उसका ग्रैंडफादर आसपास नहीं होता इंटरफियर करने के लिए। अगर उसे कोर्ट वापस करना है तो यही परफेक्ट चांस था। जैसे ही उसने थोड़ी हिम्मत जुटी और एक स्टेप आगे बढ़ाया, वो अचानक फ्रीज हो गई जब उसने नियर बाय चैरन को खड़ा देखा। तुरंत सिगफ्रीड के पहले वाले वर्ड्स उसके दिमाग में एको हुए, जहां उसने सर्वेंट्स को स्ट्रिक्टली बोला था कि जियोमा को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इंस्टेंट सोच लगाते हुए एबल ने अपना एक्सप्रेशन कैजुअल बनाया और ऑकवर्डली एक्ट करने लगी, जैसे वो बस रास्ते भटक गई हो। उसने बोला कि काफी टाइम हो गया है और एकेडमी की आदत पड़ने के बाद शायद वो घर का लेआउट भूल गई हो। वो लिटरली वापस मुड़ने भी लगी जैसे आइडिया छोड़ दिया हो, लेकिन चारोन ने कामली उसे रोक दिया, पॉइंट आउट करते हुए कि वो हमेशा से ऐसी ही थी, गोल के बिल्कुल पास आकर पीछे हट जाने वाली। उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और याद दिलाया कि वो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में भाग जाने की हैबिट रखती है, कुछ ऐसा जो उसके फादर ने होप किया था कि वो ओवरकम करेगी। ये सुनते ही एबल का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके फादर की मेमोरीज सरफेस कर गई और कुछ पल के लिए वो वही रुक गई, कोट को टाइटली पकड़ते हुए। फिर धीरे से उसके अंदर एक रिजॉल्व बना और वो दोबारा मुड़कर जियोमा के डोर की तरफ चल पड़ी, फाइनली डिसाइड करते हुए कि वो उसका सामना करेगी। थोड़ी देर बाद रूम के अंदर एबल वहां बैठी थी और अनएक्सपेक्टेडली खुश फील कर रही थी, लेकिन उसका यूजुअल सुंडरे एटीट्यूड तुरंत एक्टिवेट हो गया और वो इंडिफरेंट एक्ट करने लगी। जियोमा ने उसे कोट वापस करने के लिए थैंक किया और बोला कि इतनी ट्रबल लेने की जरूरत नहीं थी, जो सुनते ही वो थोड़ी फ्लस्टर्ड हो गई। जैसे ही जियोमा कैजुअली बात खत्म करके उसे भेजने वाला था, एबल ने अचानक एक क्वेश्चन फेंक दिया, पूछते हुए कि क्या वो नेक्स्ट आफ्टरनून फ्री है। जब जियोमा ने पूछा क्यों, अब एबल ने आनी तरफ, तो वो तुरंत स्नैप कर गई, बोलते हुए कि सवाल का जवाब सवाल से मत दो और सीधा आंसर दो। जियोमा ने बोला कि वो फ्री है क्योंकि सिगफ्रीड आसपास नहीं होगा, और अंदर ही अंदर उसने एडमिट किया
कि थोड़ा वॉक पे जाना बुरा नहीं लगता, वैसे भी उसे एबल से कुछ पूछना था। बिना ज्यादा सोचे उसने सजेस्ट कर दिया कि वॉक के बजाय लंच करते हैं, सिंपल रीजन देते हुए कि इतनी दूर स्विट्जरलैंड आया है तो कुछ बाहर का ट्राई करना चाहिए। ये एक सजेशन ही एबल को एक्सपेक्टेड से ज्यादा हिट कर गया। वो वही फ्रीज हो गई जब उसके थॉट्स स्पाइरल होने लगे। वो ऑकवर्डली इसे कैजुअल बनाने की कोशिश करने लगी, अंदर ही अंदर पैनिक करते हुए खुद को कन्विंस कर रही थी कि ये बस वॉक से बेटर ऑप्शन है। उसने जेनीवा में एक सुशी प्लेस मेंशन किया, प्रिटेंड करते हुए कि उसे सिर्फ टेस्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन जियोमा ने कैजुअली आइडिया रिजेक्ट कर दिया, बोलते हुए कि उसने रिसेंटली सुशी खा लिया है और अब वो लोकल फूड ट्राई करना चाहता है। ये डिटेल सुनते ही उसका अटेंशन तुरंत शार्प हो गया। वो थोड़ा पास आई और उसे प्रेस करने लगी कि क्या वो रियोजो के साथ गया था। जियोमा थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड हुआ, लेकिन ऑनेस्टली आंसर दिया, बोलते हुए कि वो स्पीड वेपन और क्लोई के साथ गया था क्योंकि सबको फिश पसंद है। वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि एबल अचानक स्नैप कर गई। फ्रस्ट्रेशन में कोट उसके ऊपर फेंक दिया और उसे चीटर कह दिया। उसे पूरी तरह कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए अपने आउटबर्स्ट के बावजूद उसने प्लान कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसे बोला कि नेक्स्ट डे टाइम पर रेडी रहना, और फिर फुल ऑन संडर मोड में स्टॉर्म करके वहां से निकल गई। जियोमा वहां कोट पकड़कर खड़ा रह गया, जेन्युइनली पजल्ड, समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या है। रूम के बाहर एबल डोर के अगेंस्ट लीन करके खड़ी थी, उसका बॉडी हल्का सा ट्रेम्बल कर रहा था। जब वो सब प्रोसेस कर रही थी, रियलाइज करते हुए कि जो सिंपल वॉक होना था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा फील होने लगा है, और एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो प्रॉपरली खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जहां सिगफ्रीड पहुंचता है और तुरंत एक नर्वस गार्ड उसे ग्रीट करता है, जो जल्दी से सिचुएशन रिपोर्ट करता है। सिगफ्रीड फॉर्मेलिटीज इग्नोर कर देता है और सीधा एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है, और गार्ड बताता है कि एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया है जो प्रेसिडेंट पर प्रेशर डाल रहा है कि वो रिवील करे कि सिगफ्रीड किसको साथ लाया है। प्रेशर के बावजूद प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं बोला, बल्कि इंट्रूडर को प्रोवोक भी किया। इंस्टेंट एक ह्यूमन पूछते हुए कि क्या वो एक फैक्शन से ज्यादा दूसरे से डरता है। सिचुएशन तुरंत समझकर सिगफ्रीड सीधा डोर की तरफ बढ़ता है, बोलते हुए कि वो खुद हैंडल करेगा। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है जो वो सामने देखता है। एक रेड हेयर्ड बैंडा कैजुअली प्रेसिडेंट की सीट पर बैठा होता है, जबकि गार्ड्स उसके आसपास जमीन पर हारे हुए पड़े होते हैं। वो आदमी सिगरेट साइड में फेंकता है और सिगफ्रीड को ऐसे ग्रीट करता है जैसे कोई पुराना अक्वेंटेंस हो। टोन रिलैक्स्ड लेकिन क्लियरली मॉकिंग। ये बांडा रिवील होता है 7 स्टार हीरोज में से एक स्पीयर सेंट रिचा डे मुराद। सिगफ्रीड बिना हेजिटेट किए उसके पास जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या मेस क्रिएट कर रहा है और कब से वो लोग फ्रेंडली टर्म्स पर आ गए। मुराद खुलकर हंसता है, सिगफ्रीड का मजाक उड़ाता है कि वो कितना चेंज हो गया है, और सीधा इंसल्ट भी कर देता है। बस इतना ही काफी था। सिगफ्रीड की ऑरा को ट्रिगर करने के लिए, जो वायलेंटली सर्ज करती है जब वो अपनी सोर्ड ड्रॉ करता है। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है और वो क्लियरली बता देता है कि अब वो और प्रोवोक होने वाला नहीं है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है स्वॉर्ड एम्परर और स्पीयर सेंट की फाइट से। हम देखते हैं कि पूरे कमरे में जबरदस्त तनाव फैला हुआ है। सिगफ्रीड कहता है, मुराद, मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन अपने ही देश में घुसकर ऐसा हंगामा करने की हिम्मत दिखाओगे ये नहीं सोचा था। इसी समय गेन्स वहां पहुंच जाता है। मुराद हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुराद फैमिली के किसी पुरुष से ये पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि वह डरपोक है या नहीं, और ये भी कह रहे हो कि उसे औरत बना दोगे? लगता है युवाओं के साथ समय बिताते बिताते तुम भी अपने जवानी के दिनों में लौट गए हो, निबलुंग। सिगफ्रीड ठंडी आवाज में जवाब देता है, आज तक समझ नहीं पाया कि तुम इतने बेवकूफ होकर भी 7 स्टार हीरो कैसे बन गए। ये सुनकर मुराद गुस्से में खड़ा होकर चिल्लाने लगता है। पूरा कमरा दबे हुए डर से भर जाता है। गेन्स डर के मारे वहीं जड़ हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में हमारी तरह ह्यूमन है? एक तरफ टेक्निक की चोटी पर खड़ा स्वॉर्ड एम्परर है, और दूसरी तरफ ऐसा योद्धा जो केवल शुद्ध ताकत से लड़ता है, मानो उसे किसी टेक्निक की जरूरत ही न हो। क्या यही है वह अजेय इंसान, स्पीयर सेंट? गेन्स जल्दी से दोनों को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है। मुराद शांत होकर बैठ जाता है और कहता है, हाँ, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। अगर तुम मुझे सच बता दो तो मैं चुपचाप घर लौट जाऊंगा। मुराद आगे कहता है, सब जानते हैं कि 5 जनरल्स में से एक अगोर मर चुका है। फिलहाल उस बात को छोड़ देते हैं। ये सुनकर गेन्स हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। भाइयों, गेन्स का चेहरा देखने लायक था। वह सोचता है, अगर उसकी मौत सामान्य कारणों से नहीं हुई तो आखिर किसने, क्यों और कैसे 5 जनरल्स में से एक एगोर को मार दिया? मुराद उसकी प्रतिक्रिया देखकर कहता है, क्या अभी तक नहीं सुना? हीरो एसोसिएशन में तो ये बात सबको पता है। मुझे लगता है स्विट्जरलैंड अपनी न्यूट्रलिटी की वजह से ये खबर थोड़ा देर से जान पाया। इसके बाद गेन्स सिगफ्रीड की तरफ देखकर कहता है, मैं समझ गया कि किसी न किसी तरह अगोर की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुराद कहता है, ये तो कॉमन सेंस है कि तुम अकेले किसी जनरल को नहीं हरा सकते। यही सच है। सिगफ्रीड पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो?
मुरात सीधे जवाब देता है, वही लड़का जिसे सशिमी स्वॉर्ड सेंट के नाम से जाना जाता है। ये सुनते ही सी फ्रीड का चेहरा बदल जाता है। उसकी भयानक प्रेशर से पूरी बिल्डिंग कांप उठती है। सभी लोग डर जाते हैं। स्वॉर्ड एम्पर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ब्लेसिंग यूज करता है। मुरात मन ही मन सोचता है, ये क्या? निबलुंग, क्या तुम सच में एक इंसान हो जिसने सिर्फ एक हाथ खोया है? गेन्स डर के मारे जम जाता है। प्रेसिडेंट के कर्मचारी भी दबाव सह नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। हर कोई सी फ्रीड की पावर देखकर हैरान रह जाता है। मुरात नीचे देखते हुए कहता है, निबलुंग, तुम एक और स्तर आगे बढ़ चुके हो। दांत पीसते हुए गेन्स कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो युद्ध शुरू हो सकता है। स्वॉर्ड एम्परर कहता है, मेरे देश में आकर समस्या पैदा करने के लिए मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। मुरात पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम थोड़े मर्द बने। सैफ फ्रीड मन ही मन सोचता है, खांगजोमा को एसोसिएशन का टारगेट बनने देने से बेहतर है कि स्पीयर सेंट को यहीं खत्म कर दूं। स्वॉर्ड एम्परर कहता है, I cut down the spear saint. गेन्स तुरंत बोलता है, स्वॉर्ड एम्परर, आप स्वॉर्ड नहीं चलाएंगे। स्वॉर्ड एम्परर जवाब देता है, अभी। दोनों लगभग लड़ाई शुरू करने वाले थे। तभी मुराद सिगरेट जलाकर शांत आवाज में कहता है, लगता है उम्र बढ़ने के साथ तुमने अपना धैर्य खो दिया है। अच्छी बात है कि तुम पहले से ज्यादा जोशीले हो गए हो, लेकिन यह तुम्हें सूट नहीं करता। धीरे धीरे कमरे का माहौल शांत हो जाता है। मुराद खड़ा होकर कहता है, तुम उसे कितना महत्व देते हो ये देखकर समझ गया हूँ, इसलिए अब और दबाव नहीं डालूंगा। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहूं तो ये खांगजोमा काफी दिलचस्प लगता है। तुम उसे जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, और मेरी भतीजी रेचल भी मानो उसके प्यार में पड़ गई है। जरूर कोई वजह होगी। फिर वह स्वॉर्ड एम्परर के पास आकर कहता है, अगर खांगजोमा सच में मेरी भतीजी से शादी कर ले तब तुम्हारा चेहरा कैसा होगा निबलुंग? जाने से पहले वह कहता है, ओ यस, मीडिया और उसकी ट्विन सिस्टर से कहना कि मैं ठीक हूँ। स्वॉर्ड एम्परर उसे जाते हुए देखता रहता है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। गेन्स पूछता है, स्वॉर्ड एम्परर, क्या आप ठीक हैं? स्वॉर्ड एम्परर जवाब देता है, मैंने खुद को पागल जैसा दिखाया, मुझे माफ करिए। गेन्स कहता है, अगर आप यहाँ नहीं होते तो हमारा क्या होता? बल्कि आपने ही हमें बचाया है। फिर वह पूछता है, स्वॉर्ड एम्परर, क्या अगले हफ्ते आपके पास समय होगा जिस डिनर की हमने बात की थी? सी फ्रीड तुरंत समझ जाता है कि यह असल में खांगजोमा को टारगेट करने की कोशिश है। चलते चलते वह कहता है, मेरे पास समय नहीं होगा। गेन्स हैरान होकर कहता है, लेकिन मैंने अभी तक दिन भी नहीं बताया। सी फ्रीड जवाब देता है, पूरा सप्ताह व्यस्त रहूंगा। इसके बाद सीन कैसल में शिफ्ट हो जाता है। एबल उत्साह से उठ जाती है, जबकि खांगजोमा हमेशा की तरह आलसी दिखाई देता है। एबल अलमारी खोलकर अलग अलग कपड़े चुनने लगती है। दूसरी तरफ खांगजोमा के पास सिर्फ एक टी शर्ट है। एबल मेकअप, स्किन केयर और हेयर स्टाइल में व्यस्त रहती है, जबकि खांगजोमा केवल मुंह पर पानी मारकर बाल ठीक कर लेता है। आखिरकार दोनों नीचे आते हैं। खांगजोमा मन ही मन सोचता है, मैं सिर्फ फ्रेश एयर लेने और साथ में डिनर करने के लिए तैयार हुआ था। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? खैर, कुछ हफ्ते तो हमें साथ रहना ही है। असहज रहने से ये बेहतर है। वह आगे सोचता है। अनडेड डंजन स्विट्जरलैंड के एल्प्स माउंटेन्स में स्थित है। ये डी रैंक डंजन है, बफलो डंजन से भी नीचे, लेकिन इसका हिडन बॉस है लिच किंग ड्रॉग। खांगजोमा आगे कहता है, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो याद आता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये गेम रेकमेंड किया था, लेकिन उन्होंने जल्दी इंटरेस्ट खो दिया। फिर मैं अकेला खेलता रहा जब तक कि मैंने भी छोड़ नहीं दिया। इसी वजह से मैं कभी ड्रॉग से नहीं लड़ा। मुझे उसकी फाइट स्टाइल तक नहीं पता। काश मैंने थोड़ा और गेम खेला होता। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। फिर भी मैं एबल को डंजन क्लियर करने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मिनिमम 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। खांगजोमा सोचता है कि एबल हमारी क्लास में फर्स्ट थी, इसलिए उसकी क्षमता पर कोई शक नहीं। यहाँ हमें एबल का स्टेटस विंडो दिखाई देता है। रैंक SSHP 1900, 1700, 80 पावर 728, इंट 654। यहाँ HP का मतलब हेल्थ है और 80K का मतलब अटैक पावर। लेकिन BP और इंटी का क्या मतलब है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। Whatever। खांगमा आगे सोचता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं 50 सेकंड में पूरे अनडेड ग्रुप को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए एबल को टीम में शामिल करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं आज ही उससे बात करने की कोशिश करूंगा। तभी वह गेट के सामने खड़ी एबल को देखता है। एबल मुस्कुराकर कहती है, तुम देर से नहीं आए। खांगजोमा उसकी खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। एबल उसके साधारण कपड़े देखकर पूछती है, क्या तुम सच में ऐसे ही आए हो? खांगजोमा शर्माते हुए कहता है, मेरे पास पहनने के लिए बस यही है। एबल कहती है, हाँ, लेट्स गो, वी आर ड्राइविंग। खांगजोमा पूछता है, एबल क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है?
एबल कोई जवाब नहीं देती। जुमा कहता है, तो क्या हम बिना लाइसेंस के ड्राइव करेंगे? एबल गुस्से में कहती है, हे, तुम मुझे क्या समझते हो? ये सुनकर कांग जोमा समझ नहीं पाता कि क्या कहे। तभी एक कार आकर रुकती है। कार से मेड उतरती है और कहती है, मिस कांग जोमा, मैं आप दोनों को सुरक्षित जिनीवा ले जाऊंगी। एबल कहती है, धन्यवाद शायल, तुम शायद बहुत व्यस्त होगी। शायल जवाब देती है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी मिस। अगले सीन में सभी कार में बैठ जाते हैं। शायल कहती है, चूंकि कांग जोमा यहाँ है इसलिए मैं आज सामान्य से थोड़ा धीरे ड्राइव करूंगी। ये सुनकर एबल कहती है, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ शायल, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग स्किल पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर कांग जोमा सोचता है, जरूर ये बहुत अच्छी ड्राइवर होगी। तभी शायल कहती है, हमें जेनीवा पहुंचने में 30 मिनट्स लगेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सो सकते हैं। ये सुनकर कांग जोमा शॉक्ड हो जाता है। वह सोचता है, 30 मिनट्स तो जेनीवा? एयरपोर्ट से वहां पहुंचने में तो लगभग 3 घंटे लगते हैं। शायल कहती है, हम चल पड़े हैं। इसके बाद हम शायल की ड्राइविंग देखते हैं। वह इतनी तेज गाड़ी चला रही है कि ऐसा लगता है मानो कार सड़क छोड़कर उड़ रही हो। कांग जोमा को छोड़कर बाकी सभी लोग मजे ले रहे हैं। कांग जोमा की हालत तो ऐसी हो जाती है जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो। एबल खुशी से चिल्ला रही होती है और कांग जोमा मन ही मन सोचता है, मैं पागलों के एक समूह में फंस गया हूँ। जिनीवा जल्दी पहुंचने के लिए शायल पहाड़ी रास्तों पर आवरली 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। कांग जोमा कहता है, दिस मेड इज क्रेजी। फिर वह एबल से पूछता है, मुझे लगा तुम्हें कार सिकनेस होती है क्योंकि बस में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। एबल जवाब देती है, ओह, मुझे सिर्फ धीरे चलने वाली गाड़ियों में उल्टी आती है, अगर स्पीड तेज हो तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। कांग जोमा सोचता है, मुझे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। अचानक शायल कहती है, हम जल्द ही जिनीवा पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर एबल खुशी से कहती है, वो बहुत समय हो गया यहाँ आए हुए। फिर खड़ी होकर चिल्लाती है, जिनीवा। कांग जोमा घबरा कर कहता है, यह खतरनाक है, इसलिए कृपया बैठ जाओ एबल। इसके बाद सीन बदलकर कैस्टल सिगर्ड में पहुंच जाता है। बटलर कहता है, तो आप वापस आ गए स्वॉर्ड एम्परर? स्वॉर्ड एम्परर जवाब देता है, पूरी रात लग गई। बटलर शारन ने तेजी से अपने मालिक के लिए चाय डाल दी। बूढ़े सोर्ड एम्परर ने शिकायत की कि लंबी उम्र का मतलब है सब कुछ देख लेना, लेकिन अगर वो स्पीयर सेंट फिर से बकवास करने लगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। उनके मन में अंधेरी सोचें घुमड़ने लगीं। अगर कैंग जोमा मोराट परिवार के हाथ लग गया तो सिर्फ इस सोच से भी वो चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे। शैरन पास में खड़ी धीरे धीरे उन्हें सांत्वना देने लगी और बोली कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। सोर्ड एम्परर ने विषय बदलते हुए कैंग जोमा की बात की कि लड़का अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। शैरन ने पुष्टि की कि लड़का बहुत अनुशासित है और किसी की निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। कैंग जोमा की इस कोशिश को देखकर सोर्ड एम्परर संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगे और गुप्त रूप से हिसाब लगाया कि इस तरह चलता रहा तो सिर्फ 1 महीने में वो चैलेंज में हिस्सा लेने लायक शक्तिशाली हो जाएगा। चाय पीते हुए अचानक उन्हें याद आया और उन्होंने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? शैरन ने बताया कि दोनों सुबह सुबह जिनेवा चले गए हैं। बूढ़े सोर्ड एम्परर इतने चौंक गए कि चाय का कप टेबल पर गिर पड़ा। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। फिर वे आतंकित होकर चीखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दोनों अकेले अकेले बाहर निकल गए हैं। इधर सुंदर जिनेवा शहर में स्टाइलिश नीली कन्वर्टिबल कार रुक गई। लेडी एबेल लंबी यात्रा के बाद तरोताजा होकर हाथ पैर फैलाने लगी, जबकि कांग ग्योमा पीछे मुंह पीला करके पेट पकड़कर खड़ा था, मोशन सिकनेस से। मैट शाइल ने विदाई देते हुए कहा कि वो शाम 5 बजे उन्हें लेने आएगी। एबेल ने खुशी से धन्यवाद दिया। कार चली गई और कांग गुम्मा वहां हक्का बक्का खड़ा रह गया, एक अजीब सी परिचित अनुभूति के साथ। उसे मूर्ति की तरह खड़ा देखकर एबेल पीछे मुड़ी और पूछा, क्या वो सपना देख रहा है? वह उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, जल्दी चलो, हमारी डेट का समय हो गया है। एबेल आगे खुशी से चल रही थी और कांग जोमा को चेतावनी दी कि उसके करीब करीब रहे। एबेल का चमकता चेहरा सड़क पर हर किसी का ध्यान खींच रहा था। हर राहगीर उसकी तारीफ कर रहा था। कांग जोमा को यह थोड़ा परेशान करने वाला लगा, इसलिए बोला कि वे थोड़ी दूरी पर रहें तो बेहतर होगा। एबेल तुरंत शर्म से लाल हो गई और बहाना बनाया कि यहाँ की सड़कें जटिल हैं, अगर वो खो गई तो मुश्किल में पड़ जाएगी। वह सिर्फ मदद कर रही थी। उसने आगे कहा कि लोग उसके बालों के रंग की वजह से देख रहे हैं, इसे नजरअंदाज करो। कांग जोमा मन ही मन सोचने लगा कि बालों का रंग चाहे जितना आकर्षक हो, उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसने देखा कि एबेल के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति जैसे मोहित हो जा रहा था। एक स्टेटस विंडो दिखाई दी जिसमें एबेल के स्नो फ्लावर ब्लेसिंग स्किल की व्याख्या थी, एक तरह की आभा जो विरोधी का मनोबल तोड़ देती है। कांग जोमा समझ गया कि यह सच में एक ब्रोकन क्राउड कंट्रोल स्किल है। वास्तव में ऐसा स्किल होना गेम ब्रेकर है। अचानक उसे एबेल के बारे में एक बात याद आ गई जो वह बहुत दिनों से भूल गया था।
वही थी जिसके लिए उसने इस गेम में पैसे रिचार्ज करने में संकोच नहीं किया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आभा का उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। वह सोचने लगा कि क्या उसने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लिया है। वह गहरी सोच में था, तभी एबल ने खुशी से चीख कर कहा कि वे पहुंच गए। सामने की शानदार इमारत देखकर कैंग जोमा ने पूछा, क्या यह सुशी रेस्टोरेंट है? एबल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, अंदर जाओगे तो समझ जाओगे। अंदर घुसकर एबल बैठ गई और बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपना नियमित ऑर्डर दे दिया। उसे इतना परिचित देखकर कैंग जोमा ने अनुमान लगाया कि वह यहाँ की रेगुलर है। एबल शर्माते हुए बोली कि बचपन से उसके माता पिता उसे यहाँ खाने ले आते थे, इसलिए वह जानती है। कांग ग्यूमा ने मेनू खोलकर बहुत गंभीरता से देखना शुरू किया, जैसे वह मार्शल आर्ट्स का मैनुअल पढ़ रहा हो। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसने रॉकेट नाम पहले कभी नहीं सुना। एबल उत्साहित होकर समझाने लगी कि यह पिघला हुआ चीज है जो मीट या सॉसेज पर डाला जाता है। उसने सोचा था कि कैंग जोमा लोकल खाना खाना चाहता होगा, इसलिए उसे यहां ले आई। लेकिन कैंग जोमा के दिमाग में उस समय सिर्फ किमची घूम रहा था। एबल जैसे उसके मन की बात पड़ गई, आंखें सिकोड़कर सीधे पूछने पर लड़का चौंक गया। कुछ देर बाद खाना आ गया। कैंग जोमा ने विशाल मीट के टुकड़े और तेज चाकू देखकर फिर से अशुभ अनुभूति महसूस की। एबल खाने की तस्वीरें लेने में व्यस्त थी। कैंग जोमा ने सोचा कि इस पल में वह बाकी साधारण लड़कियों जैसी ही लग रही है। ज्यादा तस्वीरें लेने पर एबल शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगी। बहुत दिनों बाद घर आई है, इसलिए थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गई थी। कैंग जोमा ने कहा, ठीक है। फिर पूछा कि क्या उसे इतनी तस्वीरें लेना पसंद है। एबल गर्व से बोली कि उसने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है। कैंग जोमा ने उदासीनता से कहा, समझ गया। एबल फोन लेकर खेल रही थी, लेकिन बहुत द्वंद्व में पड़ गई। सारा साहस जुटाकर शर्म से लाल होकर धीरे धीरे पूछा, क्या मैं तुम्हें मेरे अकाउंट हैंडल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं? लेकिन जीवन सपना नहीं होता। कैंग जोमा ने तुरंत ठंडा पानी डाल दिया, स्किप करो, क्योंकि वह कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता। उसके इस सीधे जवाब से एबल स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में दुख भर गया। कैंग जोमा बेफिक्र होकर देख रहा था। एबल ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। अचानक कैंग जोमा बोला, मेरा खाना काट दो। ज्योमेट्री जैसी शंका के साथ मीट के टुकड़े की तरफ देखा। यह काम एबल के मन में पुरानी यादें जगा गया। किसी और को खाना काट कर देना खास मतलब रखता था। बचपन में एबल चिल्लाकर कहती थी कि वह खुद चाकू से खाना काटेगी, लेकिन उसके पापा हंसकर कहते कि वह अभी छोटी है और नेबलुंग परिवार में 7 साल से कम उम्र के बच्चों को चाकू पकड़ने नहीं देते। एबल होंठ फुलाकर कहती कि दादू की बात याद नहीं? दादू ने कहा था कि वे 1 साल की उम्र से चाकू चला सकते थे। पापा तब उलझन में दूसरी तरफ देख लेते। छोटी एबल गर्व से कहती कि उसके पापा प्रतिभाशाली हैं, जिनका नाम नेबलुंग इतिहास में लिखा जाएगा। वास्तव में उसी समय सोड एम्परर चाय पी रहे थे। एबल के माता पिता की उन उदास आंखों में कुछ कहना बाकी था जो कहा नहीं जा सका। पापा ने गला साफ करके असहजता दूर करने की कोशिश की। मां पास खड़ी धीरे से मुस्कुराई। पापा बोले, दादू शायद भूल गए होंगे। फिर एबल से बोले, प्लेट इधर ले आओ, मैं काट देता हूं। तब भी एबल शिकायत कर रही थी कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन पापा उसे अभी भी छोटी बेटी ही समझते हैं। अचानक उसकी मां हंसकर पूछी, असल में तुम नहीं जानते एबल। छोटी लड़की हैरान हो गई। मां ने समझाया कि किसी और को खाना काटकर देना का मतलब है कि तुम उसे पूरा भरोसा और प्यार करते हो। तुम्हारे पापा ये कर रहे हैं क्योंकि वे तुम्हारा प्यार पाना चाहते हैं। एबल हैरान रह गई। ये विश्वास की एक शिक्षा थी जो वह कभी नहीं भूलेगी। मां ने उसे राज रखने को कहा, आज पापा को करने दो। छोटी एबल खुशी से मान गई। उसके चेहरे पर प्यार भरी चमकती मुस्कान खिल गई। वर्तमान में लौटकर एबल ने सोचा कि अब उसे समझ आ गया। यह पापा की गहरी चिंता थी कि बेटी खुद चाकू चलाते हुए घायल ना हो जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कांग ग्योमा ने देखा कि वह अचानक चुप हो गई है, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, क्या उसने कोई गलत बात कह दी, या मीट काटने को कहने से? वह तो सिर्फ सोड गॉड के ब्लेसिंग के बारे में सोचकर बोला था। एबल ने आंखें पोंछते हुए कहा कि उसे बस कुछ पुरानी बात याद आ गई। फिर बोली, प्लेट इधर दो, मैं तुम्हारा काट देती हूं। उसने चाकू पकड़कर बिल्कुल सटीक तरीके से मीट काटना शुरू किया। कांग ग्योमा चुपचाप देख रहा था। टुकड़े बिल्कुल बराबर थे। सच्ची नेबलुंग परिवार की बेटी की नफासत। काटने के बाद वह चुपचाप खाने लगी। कैंग जोमा कुछ और नहीं बोल पाया। दोनों खा रहे थे, लेकिन उनके बीच अचानक अजीब दूरी बन गई। सिर्फ चाकू कांटे की आवाज और चीनी मिट्टी की प्लेटों की खनक सुनाई दे रही थी। हर कटाई एबल के दिल पर बज रही थी। कैंग जोमा को इतना उदासीन देखकर वह बहुत दुखी हो रही थी। मन ही मन खुद को गाली दे रही थी। क्यों वह इतना क्रूर है? उसे रोते देखकर भी कुछ नहीं बोल रहा। अचानक एबल ने सिर उठाकर पूछा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं क्यों रो रही थी? कैंग जोमा अब भी शांत भाव से मीट चबा रहा था। उसे लगा कि उसका सवाल शिकायत जैसा लग रहा है, लेकिन कैंग जोमा चुप रहा। माहौल और भारी हो गया। कैंग जोमा ने सोचा, उसे नहीं पता क्या हुआ है और जबरदस्ती कहलवाना नहीं चाहता अगर वह बताना नहीं चाहती। एबल ने सिर झुकाकर चाकू कांटा मजबूती से पकड़ लिया और बोली, क्यों वह सबके साथ इतना अच्छा है लेकिन मेरे साथ इतना ठंडा? उसने सीधे पूछा, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो? कैंग जोमा इस सवाल से अचानक हैरान रह गया। एबल बोली, मैं जानती हूं तुम टॉप स्टूडेंट थे, बहुत बुद्धिमान।
एबल ने सिर्फ तीखी मुस्कान दी। उसे समझ आ गया कि यह लड़का सच में किसी लड़की के दिल को नहीं समझता। उसने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम सच में मेरे प्रति जरा सा भी आकर्षण महसूस नहीं करते? सवाल जैसे आखिरी चाकू का वार था। रोमांटिक दिन खत्म हो गया। कैंग जोमा दूसरी तरफ देखता रहा, कोई साफ जवाब नहीं दिया। एबल ने निराशा में समझ लिया कि उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ थीं। तभी साकी कह रही थी कि मैं कब ऐसा हो गया। ठीक उसी समय एक फोन बजने लगा। एक हाथ ने फोन उठाया और उसमें कैंग जोमा की खबर दिखाई दे रही थी। जापान के एक अंधेरे कमरे में, सर्विलांस उपकरणों से भरे कमरे में, साकी कैंग जोमा की हर मूवमेंट देख रही थी। उसकी आंखों में भयानक ऑब्सेशन झलक रहा था। साकी अकेली अंधेरे कमरे में बैठी तेजी से सांस ले रही थी, आंखें स्क्रीन पर स्थिर। वह क्लासरूम में दूर से कांग ग्यूमा को छुपकर देखने की यादें याद कर रही थी, सामान्य से कहीं ज्यादा ध्यान। रात को कंप्यूटर पर काम करते समय भी उसकी तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रहती। बारिश में साकी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस फ्लोर पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आत्मा जैसे कहीं खो गई थी। वह अपार एकाग्रता से तीर चला रही थी। उसने हाथ कसकर धनुष की डोरी खींची, आंखें सामने के टारगेट पर जमी हुई। बिना किसी भटकाव के तीर भयानक गति से निशाने पर लग रहे थे। खाली प्रैक्टिस यार्ड में सिर्फ बारिश की आवाज और टारगेट में लगे तीरों की आवाज हो रही थी। अकेलापन उसे घेर रहा था। इन्हें देखकर मुझे साकी के लिए बुरा लग रहा था। इसके बाद अगले सीन में एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता दिखाई दिया। नई यात्रा के वादे के साथ साकी एयरपोर्ट पर चमकती हुई खड़ी थी, सिर पर चौड़ी हैट। उसके चेहरे पर उत्साह था और इंतजार नहीं कर सकती। उसके हाथ में जापानी पासपोर्ट और हवाई जहाज का टिकट था। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यात्रा शुरू करने को तैयार थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और रहस्यमयी मुस्कान थी। मेरा इंतजार करना।